नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज वाले रिवीजन लेक्चर में अपन 3 टॉपिक का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले करेंगे अपील्स एंड रिवीजन। दूसरा टॉपिक जो देखेंगे अपन वो देखेंगे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। और तीसरा टॉपिक रहेगा अपना पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स एंड रिवीजन एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर आया, अब वो उसके अगेंस्ट में कहाँ जा सकता है, वो अपील में जा सकता है। अपील में कहाँ जा सकता है, तो 4 लेवल पे अपील बता रखी है इनकम टैक्स में, 4 लेवल पे। कहाँ का, पहला बता रखा CIT अपील, दूसरा ITAT, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। CIT अपील, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जो CIT अपील होता है वो तो डिपार्टमेंट का ही बंदा होता है, डिपार्टमेंट वालों का ही पार्ट होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती। लेकिन जो ITAT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं। अब आगे दे रखा है 4 ऐसे ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट में एसएससी कहीं भी अपील में नहीं जा सकता। 4 ऐसे ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट में एसएससी कहीं भी अपील में नहीं जा सकता। 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? एक तो एसएससी पे इंटरेस्ट लगा 234ABC का, उसका जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं हो सकती। दूसरा जो 264 का रिवीजन होता है, 264 वाला जो रिवीजन होता है उस रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी कहीं भी अपील में नहीं जा सकता। तीसरा है सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर आया, सेटलमेंट कमीशन का जो फाइनल ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में एसएससी कहीं भी अपील में नहीं जा सकता। चौथा है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में अपील में नहीं जाया जा सकता। तो 4 ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकता। कौन कौन सा? एक तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234ABC, दूसरा रिवीजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 264, तीसरा है सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर और चौथा है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर। इन 4 ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते। फिर अपन ने देखा था सबसे पहले अपील टू CIT अपील। CIT अपील में अपील कौन करेगा? मैंने बताया था CIT अपील में ओनली एसएससी जा सकता है। एसएससी जा सकता है, डिपार्टमेंट वाले अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में अपने डिपार्टमेंट में ही अपील नहीं करेंगे कि डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर पास किया और उसके अगेंस्ट में खुद ही अपील कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो CIT अपील में कौन जा सकता है? ओनली एसएससी जा सकता है। CIT अपील में कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप CIT अपील में जा सकते हो? तो 4 ऑर्डर बता रखे हैं यहाँ पे। एक तो AO का कोई भी असेसमेंट ऑर्डर आया, AO का कोई भी असेसमेंट ऑर्डर आया, चाहे वो 143 वाला है या 144 वाला है या 147 वाला है या 153A वाला है, उसके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हो? CIT अपील। दूसरा 154 में रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आपने पढ़ा था, 154 का जो रेक्टिफिकेशन होता है, तो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आया मान लो, उसके अगेंस्ट में आप अपील कहाँ कर सकते हो? CIT अपील में। तीसरा था इंटीमेशन आई आपके पास 143(1) वाली या TDS TCS की इंटीमेशन आई, इंटीमेशन 143(1) वाली या TDS TCS की इंटीमेशन, उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में जा सकते हो। कहाँ? CIT अपील। और चौथा AO का और कोई भी ऑर्डर है, AO का मान लो कोई पेनल्टी का ऑर्डर है, AO का कोई पेनल्टी वगैरह का ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो? CIT अपील। तो 4 ऑर्डर के अगेंस्ट में आप CIT अपील में जा सकते हो। तो AO का कोई भी असेसमेंट ऑर्डर, दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर 154 वाला, तीसरा 143(1) वाली इंटीमेशन या TDS TCS की इंटीमेशन, और चौथा AO का कोई भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो? CIT अपील। मैंने बताया CIT अपील में ओनली एसएससी जा सकता है। अब टाइम लिमिट क्या है जाने का? तो इसमें टाइम लिमिट दे रखा है विदिन 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा, विदिन 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑर्डर, 30 डेज में जाना पड़ेगा। अगर आप डिले करते हो तो डिले को CIT अपील चाहे तो कंडोन कर सकता है। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो डिले को CIT अपील कंडोन कर सकता है। इसके बाद दे रखा है अपील जो फाइल होगी वो फॉर्म नंबर 35 में होगी। CIT अपील में जो आप अपील फाइल करोगे फॉर्म नंबर 35 में करोगे, और फॉर्म नंबर 35 के साथ आपको तीन चीज़ें लगानी पड़ेंगी। एक तो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा ग्राउंड्स ऑफ अपील, और तीसरा कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्लो। एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको बताना पड़ेगा आपके जो केस है, आपका जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्ट्स के ऊपर आपका केस है। दूसरा फिर आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड्स ऑफ अपील, किन के बेस पे, जिनके बेस पे आप अपील लड़ रहे हो, जिन प्रोविजंस के बेस पे और जिन केस लॉ के सपोर्ट में आप अपील लड़ रहे हो, जिन प्रोविजंस के बेस पे और जिन केस लॉ के सपोर्ट से आप अपील लड़ रहे हो, वो होते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील। वो ग्राउंड्स ऑफ अपील देने पड़ेंगे, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो उस ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी। अब जो ये सेट बनता है इसको अपन बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये सेट बनता है इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अपील। और इसको आपको 2 कॉपी में, डुप्लीकेट में आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ये रखा है आपकी जो डिमांड बन रही है, आपके पास जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बन रही है, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी क्या? AO को। तो अगर आपको वो पे नहीं करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो AO को एप्लीकेशन कर दो, AO उसको उसके ऊपर स्टे लगा देगा, या आपको क्या करना पड़ेगा? CIT अपील में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और CIT अपील चाहे तो जो डिमांड बन रही है आपकी उस पर स्टे लगा सकता है, जो भी आपकी डिमांड बन रही है उस पर स्टे लगा सकता है। जब तक इसका ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक का ये स्टे लगा सकता है CIT अपील। इसके बाद ये रखा है आप मान लो कोई एडिशनल एविडेंस देना चाहते हो, कोई एडिशनल एविडेंस आप देना चाहते हो, कुछ एडिशनल एविडेंस थे जो आप AO को नहीं दे पाए थे, कोई एविडेंस थे, कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो जब आपका असेसमेंट चल रहा था तब असेसमेंट के टाइम पे आप AO को नहीं दे पाए थे लेकिन आपको बाद में मिल गए, तो वो एडिशनल एविडेंस आप CIT अपील को देना चाहते हो। तो CIT अपील उसको एडमिट कर लेगा क्या? हाँ, एडमिट कर लेगा, लेकिन उसको उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? एक तो रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में, रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में, और 3 केस में एडमिट करेगा। 3 केस कौन कौन से हैं? पहला केस AO ने वो एविडेंस लेने से मना कर दिया था, AO ने असेसमेंट के टाइम पे वो एविडेंस लेने से मना कर दिया था। दूसरा केस आपके पास कोई सफिशिएंट कोस्ट था जिसके कारण आप एविडेंस नहीं दे पाए। सफिशिएंट कोस्ट मतलब AO ने आपसे एविडेंस मांगे ही नहीं, या AO ने आपसे एविडेंस मांगे लेकिन आपको उस टाइम पे एविडेंस मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके एविडेंस चोरी हो गए थे या गुम गए थे। तो इस कारण आपके पास सफिशिएंट कोस्ट था जिसके कारण आप एविडेंस नहीं दे पाए। और तीसरा, AO ने एविडेंस देने की अपॉर्चुनिटी दिए बिना ही अपना ऑर्डर पास कर दिया, जल्दबाजी में AO ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। ऐसे 3 केस में CIT अपील चाहे तो आपके जो एडिशनल एविडेंस है, एडिशनल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद ये रखा है CIT अपील आपका जो असेसमेंट है, जो AO ने इनकम निकाली है उसको वो कंफर्म भी कर सकता है। जैसे AO ने इनकम निकाली मान लो एसएससी की 50 लाख की,
आरसीसी ने बताई थी आरओआई में 40 लाख की। तो सीआईटी अपील 50 लाख को कंफर्म भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है, 50 से 40 लाख भी कर सकता है, और उसको इनहेंस भी कर सकता है, 50 से 60 लाख भी कर सकता है, 70 लाख भी कर सकता है। तो सीआईटी अपील के पास पावर क्या है, वो उसको कंफर्म भी कर सकता है, जो एओन इनकम बताइए, रिड्यूस भी कर सकता है और इनहेंस भी कर सकता है। इसके बाद एक चीज़ दे रखी है, सीआईटी अपील से पॉसिबल है, सीआईटी अपील को अगर पॉसिबल लगता है तो वो उसका ऑर्डर अपना कब तक पास कर दे, जिस ईयर में अपील फाइल हुई, जिस ईयर में अपील फाइल हुई उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर उसको अपना ऑर्डर पास कर देना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है, कंपल्सरी टाइम लिमिट नहीं है, एडवाइजरी टाइम लिमिट है। यहाँ पे अपील वालों के केस में सबको क्या दे रखा है, एडवाइजरी टाइम लिमिट दे रखा है, तभी तो ये ढीले लोग हैं, तभी तो केस कोई 5 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है, कोई 20 साल चलता है। तो इनको एडवाइजरी टाइम लिमिट दे रखा है, इस कारण ये पूरा ढीलापन करते हैं, बिल्कुल निकम्मे तरीके से काम करते हैं। तो ये था आपका सीआईटी अपील। अब आते हैं अपन अपील टू आईटेट, सेक्शन 252 टू 255 अपील टू आईटीटी बता रखा है। तो आईटीटी में सबसे पहले बता रखा है अपील कैसे हियर होती है, अपील कैसे हियर होती है। तो यहाँ बेंचेस हियर करती हैं अपील। सीआईटी अपील में क्या था, वहाँ एक जज होता है, एक कमिश्नर होता है, सिंगल कमिश्नर होता है, वो सिंगल कमिश्नर आपकी अपील हियर करता है। यहाँ पे क्या है, आईटीटी में अपील जो हियर करती है वो करती हैं बेंचेस। अब बेंचेस 3 तरह की होती हैं, एक डिवीजन बेंच, एक स्पेशल बेंच और एक सिंगल जज बेंच। एक डिवीजन बेंच, एक स्पेशल बेंच और एक सिंगल जज बेंच। मेनली जो बेंच होती है वो होती है डिवीजन बेंच। मेनली जो बेंच होती है कौन सी होती है, डिवीजन बेंच। 95% केस में आपको मिलेंगे डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं, यहाँ जज होते हैं, यहाँ कमिश्नर नहीं बैठता, यहाँ 2 जज होते हैं। डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक अकाउंटेंट मेंबर, एक जुडिशियल मेंबर और एक अकाउंटेंट मेंबर। फिर एक होती है स्पेशल बेंच। स्पेशल बेंच कुछ स्पेशल केस के लिए लगती है, जिसमें 2 से ज़्यादा जज होते हैं, 3 जज होते हैं, 4 जज, 6 जज, 7 जज। तो स्पेशल बेंच में 2 से ज़्यादा जज होते हैं। और तीसरी होती है सिंगल जज बेंच। सिंगल जज बेंच में 1 जज होता है, और सिंगल जज बेंच उन केस के लिए बैठ सकती है जिसमें एओ ने जो इनकम निकाली है, जिसमें एओ ने जो इनकम निकाली है वो कितनी निकाली है, अप टू 50 लाख तक। एओ ने जो असेस इनकम निकाली है वो कितनी निकाली है, अप टू 50 लाख तक निकाली है। तो ऐसे केस में सिंगल जज बेंच भी बैठ सकती है। वैसे मेनली कौन बैठती है, डिवीजन बेंच बैठती है। तो आईटीटी के केस में अपील हियर कौन करती है, डिवीजन बेंच या स्पेशल बेंच या सिंगल जज बेंच। अब आईटीटी में क्या होता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ओपिनियन, जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के ओपिनियन के बेस पे लिए जाते हैं। मान लो 5 जज बैठे हुए हैं, स्पेशल बेंच बैठे हुए 5 जज, तो 3-2 के बेस पे डिसीजन लिए जाएंगे। मान लो 3 एसएससी के फेवर में बोलते हैं, 2 डिपार्टमेंट के फेवर में, तो एसएससी के फेवर में डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ओपिनियन देखा जाएगा किसका, मेजोरिटी का। लेकिन मान लो किसी पॉइंट पे जो मेंबर्स है वो इक्वली डिवाइडेड है। मान लो डिवीजन बेंच बैठ रही है, अब एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें एक मेंबर तो डिपार्टमेंट का फेवर कर रहा है, एक एसएससी का फेवर कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड हो गए। तो ऐसे केस में उस पॉइंट को आईटीटी के प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा। आईटीटी के प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा। आईटीटी का प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पॉइंट को किसी और मेंबर को बताएगा, फिर वो मेंबर जो बोलेगा फिर उस अकॉर्डिंग, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग डिसीजन यहाँ ले लिया जाएगा। इसके बाद दे रखा है कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटीटी में जा सकते हो। आईटीटी में कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, तो सबसे पहले दे रखा है सीआईटी अपील का जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट वाले भी जा सकते हैं अपील में, डिपार्टमेंट वाले भी जा सकते हैं और एसएससी भी जा सकते हैं। तो सीआईटी अपील का जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट वाले भी अपील में जा सकते हैं और एसएससी भी जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा दे रखा है 144C, याद हो आपको 144C मैंने पढ़ा था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, वो डायरेक्शन देता है। उसके अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो, आईटीटी में जा सकते हो। अगर एसएससी को उसकी डायरेक्शन मंजूर नहीं है तो कहाँ जा सकता है, उसके अगेंस्ट में आईटीटी में जा सकते हो। तीसरा दे रखा है 263 का जो रिवीजन ऑर्डर है, 263 का जो रिवीजन ऑर्डर है जो कमीशन ने पास किया है, जो कमिश्नर ने 263 में रिवीजन ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, एसएससी अपील में, आईटीटी में जा सकते हो। और इसके अलावा लास्ट दे रखा है कमिश्नर का या डायरेक्टर का या पीसीआईटी का या डीजीआईटी का, मतलब एओ के पापा का या दादा का, कोई भी ऑर्डर है, एओ के पापा का या दादा का कोई भी ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो, आईटीटी में जा सकते हो। उसके अगेंस्ट में आप सीआईटी में नहीं जा सकते, आप कहाँ जाना पड़ेगा, आईटीटी में। डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो आप, आईटीटी में। जैसे मान लो कमिश्नर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, कहाँ जा सकते हो, आईटीटी में। या कुछ ऐसी पेनल्टी होती है जो मान लो कभी कभी कमिश्नर वगैरह लगा देता है, तो ऐसी पेनल्टी के अगेंस्ट में कहाँ जाओगे, फिर आप आईटीटी में जाओगे। अब टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने का, विद इन 60 डेज। वहाँ से डबल टाइम लिमिट है, वहाँ 30 था, यहाँ 60 है। विद इन 60 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, विद इन 60 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर डिले हो जाता है तो डिले को आईटीटी वाले चाहें तो कंडोन भी कर सकते हैं अगर जेन्युइन रीजन है तो। इसके बाद दे रखा है अपील यहाँ कैसे फॉर्म करोगे आप, तो कैसे फिल करोगे, फॉर्म नंबर 36 होगा। फॉर्म नंबर 36 में आपको फिल करनी पड़ेगी और साथ में 3 चीज़ें लगानी पड़ेगी, वही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील और कॉपी ऑफ ऑर्डर, और इसे बोला जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अपील। और ये ट्रिप्लीकेट में 3 कॉपी में आपको देना पड़ेगा। अब आईटीटी भी क्या कर सकता है, डिमांड पे स्टे लगा सकता है कि हाँ, तो आईटीटी भी चाहे तो डिमांड पे स्टे लगा सकता है। लेकिन आईटीटी के पास जो पावर दे रखी है वो दे रखी है मैक्सिमम कितने दिनों का स्टे लगा सकता है, ये 180 डेज का। वहाँ ऊपर टाइम लिमिट नहीं था सीआईटी के अपील के केस में, लेकिन यहाँ टाइम लिमिट दे रखा है कि आईटीटी भी चाहे तो एसएससी की एप्लीकेशन पे, एसएससी की जो डिमांड बन रही है उस पर स्टे लगा सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना लगा सकता है स्टे, 180 डेज का। मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 180 डेज का। मान लो आईटीटी 180 डेज में अपना जजमेंट नहीं दे पाता, 180 डेज में अपना जजमेंट नहीं दे पाता, और जो डिले हुआ है उसमें एसएससी की गलती नहीं थी, उसमें या तो आईटीटी वालों की गलती थी या डिपार्टमेंट वालों की गलती थी, एसएससी की गलती नहीं थी। तो जो स्टे का पीरियड है आईटीटी उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो एक्सटेंशन करेगा तो ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन दोनों मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 365 डेज।
तो क्या बोल रखा है, ITT भी चाहे तो डिमांड पे स्टे लगा सकता है अगर SSC एप्लीकेशन करता है तो, लेकिन मैक्सिमम कितना लगा सकता है 180 डेज का। लेकिन मान लो ITT 180 डेज में अपना जजमेंट नहीं दे पाता और जो डिले हुआ है वो SSC के कारण नहीं हुआ, SSC की गलती नहीं थी, तो ITT उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ओरिजिनल पीरियड प्लस एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 365 डेज। अब इसमें एक नोट और दे रखा है, अगर SSC को डिमांड पे स्टे लगवाना है तो कम से कम उसको 20% अमाउंट, जो भी उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बन रहा है उसका कम से कम 20% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी ITT का कर सकता है, स्टे लगा सकता है। 20% अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा SSC को। इसके बाद दे रखा है ITT भी चाहे तो एडिशनल एविडेंस एडमिट कर सकता है अगर जेन्युइन रीजन है तो। उसके बाद दे रखा है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। देखो ITT के केस में एक स्पेशल चीज़ होती है जो होती है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये कौन फाइल कर सकता है, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। तो रेस्पोंडेंट क्या फाइल कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर। जैसे उसको नोटिस आया अपील का, उसके 30 डेज के अंदर वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन होता क्या है, तो जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है वो एक मेमोरेंडम फाइल करेगा क्रॉस ऑब्जेक्शन का। वो बोलेगा कि जो अपील फाइल हुई है ना वो बिल्कुल बकवास है, उसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, तो ऐसी अपील को आप रिजेक्ट कर दो। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। लेकिन ऐसा मेमोरेंडम कब तक फाइल कर सकते हो आप, 30 डेज के अंदर। और इस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को फाइल करने की कोई फीस भी नहीं लगती। इस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को फाइल करने की कोई फीस भी नहीं लगती। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना होता है तो लोग क्या करते हैं, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल होती है वो ITT में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल देता है। वो बोलता है कि ये अपील जो फाइल हुई है उसके अगेंस्ट में वो बिल्कुल बकवास है, उसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, आप इस अपील को रिजेक्ट कर दो। फिर ITT अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इसके बाद दे रखा है ITT चाहे तो जो असेसमेंट AO ने किया उसको कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और सेट असाइड भी कर सकता है। कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, सेट असाइड ये इनहेंस नहीं कर सकता। या तो उसको कंफर्म कर देगा या उसको कम कर देगा या सेट असाइड। सेट असाइड मतलब उसको कैंसिल करके AO को बोलेगा कि तू फिर से चेकिंग कर, उसको कैंसिल करके AO को बोलेगा कि तू फिर से क्या कर, असेसमेंट कर, तू फिर से असेसमेंट कर। ये होता है सेट असाइड। ये होता है सेट असाइड द असेसमेंट एंड डायरेक्ट टू AO फॉर फ्रेश असेसमेंट। तो वो कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और उसको सेट असाइड भी कर सकता है, लेकिन वो इनहेंस नहीं कर सकता। इसके बाद दे रखा है ITT के लिए अगर पॉसिबल है तो उसको अपना जो जजमेंट है वो देना पड़ेगा जिस ईयर में अपील फाइल हुई थी उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अगर पॉसिबल है तो। बाकी 10 साल लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एडवाइजरी टाइम लिमिट यहाँ दे रखा है। आगे दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाई ITT। मान लो ITT के ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, उसको रेक्टिफाई कर सकता है क्या? हाँ, तो कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो साफ साफ पता चल रहा है क्या मिस्टेक है, जो साफ साफ क्या पता चल रहा है वो मिस्टेक है, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, साफ साफ मिस्टेक लग रही है। 5000 को ITT ने गलती से 50,000 लिख दिया या 5000 को ITT ने 500 लिख दिया, तो जो साफ साफ पता चल रही है अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो ऐसी मिस्टेक को ITT क्या कर सकता है, रेक्टिफाई करके अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। अब कैसे करेगा अमेंड, तो अगर वो ऑन मोशन पे करता है, ऑन मोशन पे अमेंड करता है, ऑन मोशन पे रेक्टिफाई करता है, तो कब तक कर सकता है, जिस मंथ में ITT ने अपना ऑर्डर पास किया, जिस मंथ में ITT ने अपना ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर, उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन SSC की एप्लीकेशन या AO की एप्लीकेशन पे करता है तो जिस मंथ में SSC या AO ने एप्लीकेशन करी थी उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन SSC या AO को जो एप्लीकेशन करनी है वो एप्लीकेशन कब तक करनी है, जिस मंथ में ITT ने अपना ऑर्डर पास किया था, जिस मंथ में ITT ने अपना ऑर्डर पास किया था उस मंथ के एंड से 6 महीने में एप्लीकेशन करनी है। और फिर जिस मंथ में एप्लीकेशन करी उन्होंने उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर ITT को मिस्टेक रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। ये होता है रेक्टिफिकेशन ITT के द्वारा। अब आप बोलोगे CIT अपील कहाँ करेगा रेक्टिफाई, तो CIT अपील के लिए जो सेक्शन 154 है ना वो लगेगा। 154 में अपने देखा था इनकम टैक्स अथॉरिटी, मैंने बताया था CIT अपील कौन होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है। तो CIT अपील के लिए सेक्शन 154 वाला रेक्टिफिकेशन लगेगा और वो 4 साल का टाइम लिमिट है, वहाँ पे वो टाइम लिमिट लगेगा। ITT एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन यहाँ सेक्शन 254 में दे रखा है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपील फाइलिंग फीस क्या रहेगी CIT अपील और ITT में, ये दे रखा है अपील फाइलिंग फीस। ये और देख लेते हैं एक बार क्या दे रखी है। अब AO ने जो इनकम निकाली उसे बोलेंगे अपन असेस इनकम। अगर AO ने जो असेस इनकम निकाली वो अप टू ₹1 लाख तक निकाली है तो अपील फाइलिंग फीस CIT अपील में रहेगी 250 और ITT में रहेगी 500। अगर असेस इनकम AO ने 1 लाख से ज़्यादा निकाली लेकिन अप टू 2 लाख तक निकाली है तो CIT अपील में फीस रहेगी 500 और ITT में फीस रहेगी 1500। अगर असेस इनकम AO ने 2 लाख से ज़्यादा निकाली है तो CIT अपील में फीस रहेगी 1000 रुपीज़ और ITT में फीस रहेगी जो भी असेस इनकम निकाली है उसका 1%, जो भी असेस इनकम निकाली उसका 1% कर दो। मान लो असेस इनकम निकाली उसने 8 लाख रुपये, 8 लाख का 1% कर दिया अपन ने, 8000 आ गई फीस। लेकिन ऐसे केस में जो मैक्सिमम फीस हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 10,000। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10,000। मान लो AO ने असेस इनकम निकाल दी 15 लाख, 15 लाख का 1% किया, आपका आया 15,000। 15,000 फीस नहीं लगेगी, कितनी लगेगी मैक्सिमम 10,000। इसके अलावा मान लो इनकम का केस नहीं है, अदर केस है, कोई केस है तो CIT अपील के केस में फीस लगेगी 250 और ITT में अगर आप अपील फाइल करोगे तो फीस क्या लगेगी, 500 की फीस लगेगी। लेकिन मान लो डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल करते हैं ITT में तो फीस क्या लगेगी, तो उनको कोई फीस नहीं देनी। ये SSC के लिए फीस बता रखी है, डिपार्टमेंट वालों को कोई फीस नहीं देनी।
इसके बाद दे रखा है CIT अपील और ITT की कुछ पावर बता रखी है, इनका कंपैरिजन कर रखा है। अब देखते हैं इनकी क्या क्या पावर है और किन किन को कौन सी पावर का राइट है। तो सबसे पहले दे रखा है पावर टू मेक इंक्वायरी करने की पावर CIT अपील के पास भी है और ITT के पास भी। दूसरा पावर टू कंडोन डिले, मतलब मान लो SSC ने अपनी अपील लेट फाइल करी, 30 डेज और 60 डेज का टाइम लिमिट होता है, उससे लेट फाइल करी, तो डिले को कंडोन करने की पावर किसके पास है? CIT अपील के पास भी और ITT के पास भी। तीसरा जो SSC की डिमांड बन रही है उस पर स्टे लगाने की पावर किसके पास है? CIT अपील के पास भी और ITT के पास भी। चौथा पॉइंट दे रखा है एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, मान लो SSC कोई एडिशनल ग्राउंड रेस करना चाहता है या कोई एडिशनल केस लो लगाना चाहता है, तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाने की पावर को एडमिट करने की पावर किसके पास है? जो SSC ने एडिशनल ग्राउंड लगाया उसको एडमिट करने की पावर CIT अपील के पास भी और ITT के पास भी। इसके बाद दे रखा है SSC कोई एडिशनल एविडेंस लगाना चाहता है, तो उसको एडमिट करने की पावर CIT अपील के पास भी और ITT के पास भी। इसके बाद दे रखा है असेसमेंट को कंफर्म करने की पावर और रिड्यूस करने की पावर CIT अपील के पास भी और ITT के पास भी। लेकिन इनहेंस करने की उसको बढ़ाने की पावर CIT अपील के पास तो है, लेकिन ITT उसको इनहेंस नहीं कर सकता, उसको बढ़ा नहीं सकता। इसके बाद असेसमेंट को सेट असाइड करके AO को फिर से डायरेक्शन देने की, फ्रेश असेसमेंट का डायरेक्शन देने की पावर किसके पास है? CIT अपील के पास नहीं है, ITT के पास है। सेट असाइड करने की पावर CIT अपील के पास नहीं है, ITT के पास है। उसके बाद रखा है कोई मिस्टेक हो गई अप्रेंड ऑन रिकॉर्ड, उसको रेक्टिफाई करने की पावर दोनों के पास है। इसके बाद मान लो किसी इनके ऑर्डर में कोई मिस्टेक थी, ITT या CIT अपील के ऑर्डर में कोई मिस्टेक थी, अब उस ऑर्डर को इनको रिकॉल करना है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए उस ऑर्डर को रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने की पावर इन दोनों के पास है, रिकॉल करने की पावर भी इन दोनों के पास है। लेकिन रिव्यू करने की पावर है क्या इनके पास? रिव्यू करने की पावर नहीं है। इनको अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है क्या? तो इनको अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर नहीं है। रिव्यू करने की पावर एक तो हाई कोर्ट के पास होती है और एक सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इनके पास ये पावर नहीं है कि अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सके बाद में, तो रिव्यू करने की पावर दोनों के पास नहीं है, ना तो CIT अपील के पास है ना ITT के पास। और लास्ट है SSC ने कोई एडिशनल क्लेम रेस किया, मतलब SSC ने मान लो पहले डिडक्शन नहीं ले रखी थी सेक्शन 80C की, अब वो CIT अपील में या ITT में उस एडिशनल क्लेम को रेस करता है, तो उसको एडमिट करने की पावर दोनों के पास है। ये भी अलाउ कर देगा, CIT अपील भी अलाउ कर देगा और ITT भी अलाउ कर देगा, अगर जेन्युइन रीजन वगैरह है तो ये अलाउ कर देंगे। तो ये पावर का बता रखा था। तो रिव्यू करने की इनके पास पावर नहीं है, याद रखना सबसे मेन क्या है, रिव्यू करने की इनके पास पावर नहीं है दोनों के पास। आगे दे रखा है अपील टू हाई कोर्ट। अब ITT का ऑर्डर आ गया, ITT के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहाँ अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, SSC भी अपील कर सकते हो और डिपार्टमेंट वाले भी अपील कर सकते हैं ITT के ऑर्डर के अगेंस्ट में, कहाँ? हाई कोर्ट में। लेकिन एक कंडीशन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपको प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि ITT जो होता है वो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होता है। तो हाई कोर्ट में तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो कब तक जा सकते हो? जिस दिन आपको ITT का ऑर्डर रिसीव हो गया उससे 120 डेज के अंदर अंदर आप जा सकते हो। इसके बाद मैंने बताया हाई कोर्ट के पास अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है। अब क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ जाओगे? तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, SSC भी जा सकते हो और डिपार्टमेंट वाले भी जा सकते हैं। कब तक जा सकते हो? 90 डेज का टाइम लिमिट दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर दे रखी है। ये था अपील प्रोसीडिंग्स जो अपन ने देखा इसमें। अब आगे देखते हैं, सेक्शन है 268A, स्पेशल प्रोविजन फॉर अपील बाई डिपार्टमेंट। ये क्या बोलता है? CBDT के पास एक पावर दे रखी है CBDT को कि CBDT चाहे तो एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है, एक मॉनेटरी लिमिट, एक अमाउंट फिक्स कर सकता है कि अगर जो टैक्स बन रहा है, एडिशनल जो टैक्स बन रहा है या टैक्स इफेक्ट बन रहा है, जो एडिशनल टैक्स बन रहा है SSC का, वो अगर उस लिमिट तक है तो डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल नहीं करेंगे, ना तो ITT में करेंगे, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो उस लिमिट तक है तो टैक्स इफेक्ट जो एडिशनल टैक्स बन रहा है SSC का, जो एडिशनल टैक्स बन रहा है वो उस लिमिट तक है तो डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल नहीं करेंगे। अगर उस लिमिट तक है, लिमिट से ज़्यादा है तो अपील फाइल करेंगे। तो CBDT ने यहाँ लिमिट फिक्स कर रखी है टैक्स इफेक्ट की। टैक्स इफेक्ट मतलब जो SSC का एडिशनल टैक्स बन रहा है, असेसमेंट हुआ SSC की इनकम बढ़ गई तो उसमें जो एडिशनल टैक्स बन रहा है SSC का वो क्या लिमिट है डिपार्टमेंट वालों के लिए वो बता रखी है। अगर डिपार्टमेंट वालों को ITT में अपील फाइल करनी है तो जो एडिशनल टैक्स बन रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है तो ही फाइल कर सकते हैं। जो एडिशनल टैक्स या टैक्स इफेक्ट बन रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो ही डिपार्टमेंट वाले ITT में अपील फाइल कर सकते हैं उस SSC के केस में। हाई कोर्ट में अगर अपील फाइल करनी है डिपार्टमेंट वालों को तो जो टैक्स इफेक्ट बन रहा है, एडिशनल टैक्स बन रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही अपील फाइल कर सकते हैं। अप टू 1 करोड़ तक है अपील फाइल नहीं कर सकते। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील फाइल करनी है तो जो एडिशनल टैक्स या टैक्स इफेक्ट बन रहा है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ही अपील फाइल कर सकते हैं, नहीं तो उनको अपील फाइल नहीं कर सकते वो। तो ITT के केस में मोर देन 50 लाख है तो कर सकते हैं, हाई कोर्ट के केस में मोर देन 1 करोड़ है तो कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के केस में मोर देन 2 करोड़ है तो ही कर सकते हैं एडिशनल टैक्स या टैक्स इफेक्ट। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, एक पॉइंट क्या दे रखा है कि मान लो एक SSC का मिस्टर ए की इस साल की अपील डिपार्टमेंट वालों ने फाइल नहीं करी ITT में। क्यों फाइल नहीं करी? क्योंकि मिस्टर ए का टैक्स इफेक्ट 50 लाख से तक आ रहा था, 50 लाख या 50 लाख से कम आ रहा था, तो अपील फाइल नहीं कर पाए डिपार्टमेंट वाले इस लिमिट के चक्कर में। इस लिमिट के चक्कर में वो मिस्टर ए की अपील फाइल नहीं कर पाए। अब मान लो अगले साल मिस्टर ए का सेम केस था, सेम इशू था, सेम केस था, लेकिन अगले साल जो टैक्स इफेक्ट था वो 50 लाख से ज़्यादा आ गया, तो अगले साल वो अपील फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले।
उस साल की, मतलब अगले साल की अपील फाइल कर सकते हैं, अगले साल, हाँ उस साल की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी ये नहीं बोल सकता मिस्टर ए कि आपने मेरी उस इनकम पे जो सेम केस था उस पर पिछले साल भी अपील फाइल नहीं करी थी तो इस साल भी मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता। डिपार्टमेंट वालों के पास राइट है कि जब भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी उस साल में, जिस ईयर में लिमिट क्रॉस होगी उस ईयर में वो उस ईयर की तो अपील फाइल कर ही लेंगे, उस ईयर की तो अपील फाइल कर ही लेंगे। कि पहले मान लो अपील फाइल नहीं कर पाए, 19-20 में मान लो अपील फाइल नहीं कर पाए वो, अब 20-21 में लिमिट क्रॉस हुई, 20-21 में सेम केस था, उसमें लिमिट ज़्यादा थी, उसमें टैक्स इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था, तो 20-21 के लिए तो अपील फाइल कर सकते हैं, 20-21 के लिए अपील फाइल कर सकते हैं। एसएससी ये नहीं बोल सकता कि आप मेरी पिछली बार आपने अपील फाइल नहीं करी थी तो इस बार भी मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा ही मान लो मिस्टर ए का केस था, उसके इफेक्ट में टैक्स इफेक्ट, उसके केस में टैक्स इफेक्ट लिमिट तक आ रहा था, लिमिट या लिमिट से कम आ रहा था, तो डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल नहीं कर पाए। ऐसा ही सेम केस मिस्टर बी के पे चल रहा था, ऐसा ही सेम केस मिस्टर बी पे चल रहा था। अब मिस्टर बी का टैक्स इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था, अब मिस्टर बी के लिए डिपार्टमेंट वाले अपील फाइल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर बी ये नहीं बोल सकता कि आपने मिस्टर ए की अपील फाइल नहीं करी क्योंकि सेम केस था, आपने मिस्टर ए की अपील फाइल नहीं करी तो मेरी भी मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता मिस्टर बी, ऐसा नहीं बोल सकता। तो एक ये स्पेशल पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक स्पेशल पॉइंट यहाँ और बता रखा है इसमें। अब आगे देखते हैं अपन सेक्शन 263 रिवीजन। रिवीजन के दो सेक्शन है, सेक्शन 263 और एक सेक्शन 264। 263 रिवीजन है, रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है ये सेक्शन, ये बोलता है कि मान लो एओ ने असेसमेंट कर दिया, अब एओ का असेसमेंट हो गया पूरा का पूरा, अब उसकी फाइल क्या करता है, उसका पापा जो है कमिश्नर, वो चेक करता है, कमिश्नर या उसका दादा पीसीआईटी, वो उसकी फाइल को चेक करता है कि एओ ने असेसमेंट ठीक से किया है नहीं किया, ये देखता है। अब उसके पापा को या दादा को, एओ के पापा को या दादा को क्या लगता है कि एओ ने जो एसएससी का असेसमेंट किया है वो ठीक से नहीं किया, एओ ने पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं एसएससी से, या एओ ने हवा में ऑर्डर पास कर दिया, या बिना कुछ चेकिंग करे, बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास कर दिया। तो पापा या दादा को क्या लगता है, पापा या दादा को क्या लगता है कि बेटे ने पैसे खाए हैं, बेटे ने हवा में ऑर्डर पास कर दिया, बेटे ने बिना दिमाग लगाए ऑर्डर पास कर दिया, और जिसके कारण डिपार्टमेंट वालों को लॉस हुआ है, जिसके कारण डिपार्टमेंट वालों को लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं, एओ के उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, एओ के उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, कहाँ पे, सेक्शन 263 में। तो सीआईटी या पीसीआईटी को क्या लगता है, एओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो हवा में पास कर दिया, बिना दिमाग लगाए पास कर दिया, या पैसे खा के पास कर दिया, जिसके कारण डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है, जिसके कारण डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है, जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसके कारण डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है, ऐसे केस में सीआईटी या पीसीआईटी जो एओ के पापा या दादा हैं वो एओ के उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं, एओ के उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं और एसएससी की इनकम को इनहेंस कर सकते हैं। अब ऐसा कब माना जाएगा कि एओ ने जो ऑर्डर पास किया वो बिना दिमाग लगाए पास किया है, या हवा में पास किया है, या एओ ने पैसे खाए हैं, ऐसा कब माना जाएगा, ऐसा 4 केस में माना जाएगा। 4 केस कौन कौन से हैं, पहला, एओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो बिना इंक्वायरी बिना वेरिफिकेशन करे ही कर दिया, कोई भी इंक्वायरी नहीं करी, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, और उसको बिना करे ही आप एओ ने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। दूसरा, एओ ने एसएससी को काफ़ी सारे डिडक्शन अलाउ कर दिए, काफ़ी सारी रिलीफ अलाउ कर दी बिना इंक्वायरी करे, एओ ने काफ़ी सारी रिलीफ काफ़ी सारी डिडक्शन अलाउ कर दिए बिना इंक्वायरी करे। तीसरा पॉइंट दे रखा है, सीबीडीटी के जो इंस्ट्रक्शंस थे, डायरेक्शन थे, एओ ने उनको फॉलो किए बिना ही ऑर्डर पास कर दिया। और चौथा पॉइंट दे रखा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था जो एसएससी के अगेंस्ट में जा सकता था, एओ ने उसको देखे बिना ही, उसको फॉलो किए बिना ही क्या कर दिया, अपना ऑर्डर पास कर दिया। 4 केस में क्या माना जाएगा, एओ ने बिना दिमाग लगाए हवा में या पैसे खा के ऑर्डर पास किया। 4 केस कौन कौन से, कि एओ ने बिना इंक्वायरी करे वेरिफिकेशन करे ऑर्डर पास कर दिया। दूसरा, एओ ने एसएससी को काफ़ी सारी रिलीफ अलाउ कर दी, काफ़ी सारे डिडक्शन अलाउ कर दिए और इंक्वायरी करी नहीं। तीसरा, सीबीडीटी की जो इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी, एओ ने उनको फॉलो किए बिना ही ऑर्डर पास कर दिया। और चौथा पॉइंट दे रखा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था जो एसएससी के अगेंस्ट में जा सकता था, एओ ने उसको देखे बिना ही अपना ऑर्डर पास कर दिया। इनमें मान लिया जाएगा कि वो ऑर्डर क्या है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, एओ ने हवा में पास किया है और जिसके कारण डिपार्टमेंट वालों को लॉस हुआ है। ऐसे केस में कमिश्नर क्या कर सकता है, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर रिवीजन भी कर सकता है उस ऑर्डर का। अब रिवीजन कैसे करेगा, प्रोसीजर बता रखा है। सबसे पहले कमिश्नर एग्जामिनेशन करेगा पूरे रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स मतलब जिस दिन कमिश्नर एग्जामिनेशन करने बैठेगा, जिस दिन कमिश्नर चेकिंग करने बैठेगा, उस दिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस दिन अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे चेक करेगा, वो सारे के सारे चेक करेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन एओ ने चेक किया था उस दिन जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे उनकी चेकिंग करेगा, जिस दिन कमिश्नर खुद चेकिंग करने बैठेगा उस दिन जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, सारे चेक करेगा। मान लो जब एओ ने चेकिंग करी थी तब एसएससी की कैश बुक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब कैश बुक भी मिल गई, तो सीआईटी क्या करेगा, कैश बुक भी चेक करेगा। मान लो जब एओ ने चेकिंग करी थी तब वैल्यूएशन रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी वैल्यूएशन ऑफिसर की, लेकिन अब वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आ गई, तो सीआईटी क्या कर लेगा, उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को भी देखेगा। तो जब सीआईटी चेकिंग करने बैठ रहा है जिस दिन, उस दिन जो भी रिकॉर्ड जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सारे के सारे देखेगा, वो सारे के सारे यहाँ चेक करेगा। उसके बाद चेक करने के बाद एक बार वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा, एक बार एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा ऑर्डर पास करने से पहले। वो एसएससी को बोलेगा कि मेरे बेटे ने, जो मेरा बेटा एओ था, उसने आपसे पैसे खाए या आपका ऑर्डर उसने हवा में पास किया।
आपने इनकम 50 लाख बताई थी, उसने भी आपकी इनकम 50 लाख ही करी, बढ़ाई नहीं। लेकिन जब मैंने चेकिंग करी तो आपकी इनकम 70 लाख हो रही है, 70 लाख हो रही है। आपको कुछ कहना है इस बारे में तो कह दो। तो इस तरह से वो क्या देगा, CIT एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा ऑर्डर पास करने से पहले। इसके बाद CIT क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर में क्या कर सकता है वो, एसएससी की इनकम को इनहेंस भी कर सकता है। एओ ने मान लो इनकम 50 लाख निकाली, CIT उसको 70 लाख भी कर सकता है, 80 लाख भी कर सकता है, इनहेंस भी कर सकता है। दूसरा मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई मतलब एक इनकम थी एसएससी की, लॉटरी की इनकम थी, लॉटरी की इनकम थी, एओ ने उस लॉटरी की इनकम को नॉर्मल इनकम ट्रेड कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रेड कर लिया, तो उसको मॉडिफाई कर देगा। जो एओ ने उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रेड कर लिया, उसको फिर से लॉटरी की इनकम में कन्वर्ट कर देगा। तो असेसमेंट को CIT क्या कर सकता है, इनहेंस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। अब CIT को समझ में नहीं आ रहा है एओ ने क्या किया है, तो पूरे असेसमेंट को कैंसिल करेगा और एओ को बोलेगा कि तू फिर से चेकिंग कर, एओ को बोलेगा कि तू फिर से क्या कर, असेसमेंट। तो CIT यहाँ क्या कर सकता है, असेसमेंट को इनहेंस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल करके एओ को बोल सकता है कि तू फिर से असेसमेंट कर। अब रिवीजन ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा, ये सारे काम कब तक करने पड़ेंगे, मतलब पहले तो फाइल देखनी पड़ेगी, उसके बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है या नहीं है, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देनी पड़ेगी और फिर अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब ये सारे काम कब तक करने पड़ेंगे, जिस ईयर में एओ का ऑर्डर पास हुआ था, जिस ईयर में एओ का ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर, जिस ईयर में एओ का ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर ये सारे काम करने पड़ेंगे। 2 ईयर्स के अंदर अंदर ये सारे काम करने पड़ेंगे और अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा CIT को, रिवीजन का ऑर्डर, CIT को अपना रिवीजन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अपने की देखी थी डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, याद हो आपको, अपने देखा था सेक्शन 147 में देखा था, 154 में देखा था। सेम टू सेम डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर यहाँ भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का, मान लो जो एओ का ऑर्डर है वो किसी अपील में चल रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो चुका, किसी अपील में चल रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो चुका। तो मान लो उस ऑर्डर में 4 मैटर थे उस ऑर्डर में, तो उसमें से 2 मैटर अपील में चल रहे हैं या अपील में डिसाइड हो चुके, 2 मैटर अपील में चल रहे हैं या अपील में डिसाइड हो चुके, तो उन 2 मैटर पे रिवीजन नहीं किया जा सकता, उन 2 मैटर को रिवाइज नहीं कर सकता कमिश्नर। लेकिन जो अदर मैटर है उनको रिवाइज किया जा सकता है, जो अदर मैटर उनको रिवाइज किया जा सकता है। तो क्या बोला मैंने, एओ का ऑर्डर अपील में चल रहा है या अपील में रिवाइज हो चुका, तो उस ऑर्डर में जो मैटर थे, तो ऐसे मैटर जो अपील में चल रहे थे या अपील में डिसाइड हो चुके, जो अपील में चल रहे थे या अपील में डिसाइड हो चुके, उनको रिवीजन नहीं किया जा सकता, उनका रिवीजन कमिश्नर नहीं कर सकता। लेकिन जो अदर मैटर है, जो उस अपील का पार्ट नहीं थे, जो अदर मैटर है उनका रिवीजन किया जा सकता है। इसे बोलते हैं अपन डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। ये यहाँ भी लग जाएगा, जो 147 में लगता था, 154 में लगता था, वो 263 में भी लग जाएगा। क्या, पार्शियल मर्जर का सिद्धांत। तो पार्शियल मर्जर का सिद्धांत यहाँ भी लग जाएगा। अब आते हैं अपन अगले रिवीजन पे, सेक्शन 264 का रिवीजन। 264 का रिवीजन, अब ये 264 वाला रिवीजन क्या बोलता है। अब CIT क्या कर रहा था, एओ की फाइल चेक कर रहा था, एओ ने जो असेसमेंट किया उनकी फाइलें चेक कर रहा था, स्क्रूटनी कर रहा था। तो CIT को पता चला कि एओ ने एक एसएससी के भोलेपन का फ़ायदा उठाया। CIT ने क्या देखा कि एओ ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया और एक एसएससी बेचारा भोला एसएससी था, बिल्कुल सीधा एसएससी था, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा के फालतू में उसकी इनकम बढ़ा दी। उस एसएससी की इनकम आनी चाहिए थी 50 लाख, एओ ने फालतू में 80 लाख इनकम कर दी, फालतू में कर रखी है ऐसे। तो ऐसे केस में CIT चाहे तो ओन मोशन पे ऐसे ऑर्डर का रिवीजन कर सकता है जो प्रीजुडिशियल टू दी एसएससी है, जो मतलब एसएससी के लॉस में है। ऐसे ऑर्डर का CIT क्या कर सकता है, रिवीजन। अगर CIT को मान लो ऐसा ऑर्डर मिल जाता है, चेकिंग करते करते, फाइल की चेकिंग करते करते, क्या कि एओ ने फालतू में किसी एसएससी के भोलेपन का फ़ायदा उठाया, फालतू में उसकी इनकम बढ़ा रखी है, तो CIT उसका भी रिवीजन कर सकता है एसएससी के फेवर में। ये होता है रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर 264। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ओन मोशन पे होता नहीं है। ओन मोशन पे वैसे यहाँ दे रखी है पावर CIT को कि वो ओन मोशन पे कर सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कब होता है ये, जब एसएससी एप्लीकेशन करता है एसएससी की आपके जो बेटा है, CIT को एप्लीकेशन करता है एसएससी कि आपका बेटा है उसने मेरी फालतू में इनकम बढ़ा दी, मैंने 50 लाख इनकम बताई थी, एओ ने फालतू में 80 लाख इनकम कर दी, और वो अपने एविडेंस वगैरह दे देता है। तो ऐसे केस में CIT रिवीजन करता है। लेकिन यहाँ दे रखा है सेक्शन में, CIT को अगर ये बात पता चल जाती है तो ओन मोशन पे भी रिवीजन कर सकता है और एसएससी की एप्लीकेशन पे भी रिवीजन कर सकता है। अब आप बोलोगे कि एसएससी की मान लो इनकम बढ़ा दी है उन्हें, तो एसएससी के पास तो राइट अपील में जाने का, CIT अपील में जाने का, तो एसएससी CIT अपील में जाएगा, यहाँ क्यों आएगा। तो देखो एसएससी के पास 2 राइट होते हैं, या तो वो CIT अपील में चला जाए, अपील में यहाँ पे एप्लीकेशन कर दे, या तो अपील कर दे CIT अपील के पास, या CIT को एप्लीकेशन कर दे, या तो अपील कर दे CIT अपील में, या एप्लीकेशन कर दे रिवीजन के लिए। अब आप बोलोगे कौन सा बेटर रहता है, देखो बेटर कौन सा रहता है, CIT अपील में अपील करना। वो बेटर क्यों रहता है, देखो वहाँ पे अगर आपने CIT अपील में अपील करी, वहाँ मान लो आप केस हार भी गए तो आपके पास आगे राइट है कि आप ITT में जा सकते हो, ITT में भी हार गए तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन रिवीजन के केस में क्या है, मैंने ऊपर बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो रिवीजन होता है 264 वाला जो रिवीजन होता है उसके अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। 264 वाला जो रिवीजन होता है ये फाइनल ऑर्डर होता है, इसके अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते।
263 वाले के लिए तो कर ही सकते हो, लेकिन 264 वाला जो रिवीजन होता है इसके अगेंस्ट में, इस वाले रिवीजन के अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं हो सकती। तो यहाँ ऑर्डर फाइनल हो जाता है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कमिश्नर ने जो बोला फिर आपको वही मानना पड़ता है। तो आपके लिए बेटर क्या होता है, अपील में जाना, CIT अपील में जाना आपके लिए बेटर होता है। लेकिन फिर लोग इसमें क्यों जाते हैं, इस सेक्शन को बनाया क्यों गया जब बेटर वो है तो देखो मैंने बताया था CIT अपील में जाने का टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट क्या होता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस, 30 डेज के अंदर जाना पड़ता है आपको। जैसे ही एक ऑर्डर आया उसके 30 डेज में जाना पड़ता है। 30 डेज बाद भी जा सकते हो अगर जेन्युइन रीजन है और CIT आपके डिले को कंडोन कर दे तो। लेकिन मान लो आप 30 डेज हो गए आपको पता ही नहीं था आपके पास ऑर्डर आया, आप बिल्कुल भोले SSC थे, अब 30 डेज भी आपके निकल गए, अब आपका डिले CIT अपील कंडोन नहीं कर रहा, अब आपके पास क्या रास्ता बचेगा। ऐसे केस में ये रास्ता बच जाता है। तो ऐसे केस में SSC फिर यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट क्या दे रखा है, यहाँ टाइम लिमिट दे रखा है 1 ईयर। जिस दिन AO का ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उससे 1 साल के अंदर अंदर आप रिवीजन में जा सकते हो। जिस दिन AO का ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उससे 1 ईयर के अंदर अंदर आप रिवीजन में जा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखी है, आप 264 वाले रिवीजन में तभी जा सकते हो जब अपील फाइल करने का टाइम लिमिट, जो 30 डेज का टाइम लिमिट था वो एक्सपायर हो गया, वो 30 डेज का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, उसके बाद ही जा सकते हो। उसके बाद लेकिन विद इन 1 ईयर, उसके बाद लेकिन विद इन 1 ईयर में आप रिवीजन करवा सकते हो 264 में। तो 264 में CIT ओन मोशन पे भी रिवीजन कर सकता है या SSC की एप्लीकेशन पे भी। अगर SSC का जो एक ऑर्डर है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC है, तो मतलब AO ने फालतू में इनकम बढ़ाई है, तो या तो SSC एप्लीकेशन कर सकता है रिवीजन के लिए, या CIT को ये बात पता चलती है तो CIT ओन मोशन पे भी कर सकता है। अब SSC के पास 2 राइट होते हैं, या तो वो अपील कर दे CIT अपील में, या रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कर दे। रिवीजन के लिए एप्लीकेशन तभी कर सकता है जब अपील फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। अपील फाइल करने का जो 30 डेज का टाइम लिमिट था वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है, और यहाँ वो उसके बाद ही वो रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। वो यहाँ रिवीजन के लिए एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट क्या है, जैसे ही AO का ऑर्डर आया उससे 1 ईयर के अंदर अंदर, जैसे ही AO का ऑर्डर आया उससे 1 ईयर के अंदर अंदर यहाँ आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब रिवीजन ऑर्डर CIT कब तक पास करेगा, CIT रिवीजन ऑर्डर कब तक पास करेगा ये अपन देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है, अगर वो ओन मोशन पे रिवीजन करता है, ओन मोशन पे रिवीजन करता है तो जिस दिन AO ने ऑर्डर पास किया था उससे 1 साल के अंदर अंदर यहाँ CIT को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा रिवीजन का, अगर वो ओन मोशन पे रिवीजन करता है तो जिस दिन AO ने अपना ऑर्डर पास किया था उससे 1 ईयर के अंदर अंदर CIT को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर SSC की एप्लीकेशन पे वो रिवीजन करता है, SSC की एप्लीकेशन पे रिवीजन करता है, तो जिस ईयर में SSC की एप्लीकेशन मिली थी उसको, या जिस ईयर में SSC ने एप्लीकेशन करी थी, जिस ईयर में SSC ने एप्लीकेशन करी थी उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर, जिस ईयर में SSC ने एप्लीकेशन करी थी उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर CIT को अपना रिवीजन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ये टाइम लिमिट ज़्यादा काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आगे दे रखा है, मैंने बताया आपको इस रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट में 264 में कमिश्नर ने मान लो SSC की इनकम कम नहीं करी। देखो इस सेक्शन में कमिश्नर कभी भी इनकम बढ़ा नहीं सकता कि SSC ने 50 लाख बताई, AO ने 80 लाख कर दी और CIT कर दिया 1 करोड़, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे कम कर सकता है या उतनी रहने दे सकता है। मान लो अब CIT अपील ने इनकम कम नहीं करी, AO ने 80 बताई थी तो CIT अपील ने भी 80 लाख रहने दी, अब SSC कुछ नहीं कर सकता, अब SSC यहाँ कुछ नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं हो सकती, इस वाले रिवीजन के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं भी अपील फाइल नहीं हो सकती। अब एक बात हो रहा है यहाँ पे, ऊपर अपने देखा था 147, 154 और जो 263 वाला रिवीजन है, यहाँ तो लगता है पार्शियल मर्जर का सिद्धांत, लेकिन 264 के केस में लगता है टोटल मर्जर का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर। डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर क्या बोलता है, अगर AO का वो ऑर्डर किसी अपील में चल रहा है, या किसी अपील में डिसाइड हो चुका, AO का वो ऑर्डर किसी अपील में चल रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो चुका, तो उस ऑर्डर में जो भी मैटर है किसी भी मैटर पर रिवीजन नहीं हो सकता, किसी भी मैटर पर रिवीजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ऑर्डर में 5 मैटर है, 3 मैटर अपील में चल रहे हैं, 2 मैटर नहीं चल रहे, 2 मैटर अदर मैटर है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 5 मैटर पे रिवीजन नहीं हो सकता, 5 मैटर पे रिवीजन पॉसिबल नहीं है 264 में। तो ये होता है टोटल मर्जर। तो अगर AO का वो ऑर्डर क्या चल रहा है, वो किसी अपील में चल रहा है या किसी अपील में डिसाइड हो चुका, तो उस ऑर्डर में जो भी मैटर है उसमें से किसी भी मैटर पे 264 का रिवीजन नहीं हो सकता, 264 का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैंने आपको बता दिया पार्शियल मर्जर के 3 सेक्शन, 147, 154, 263, टोटल मर्जर का एक 264। ये था आपका अपील्स एंड रिवीजन वाला चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, अब ये इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन क्या है। देखो मान लो SSC की रेड हुई या SSC की सर्च हो गई, या मान लो SSC के पास स्क्रूटनी का नोटिस आ गया 143(2) का, या मान लो SSC के पास रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया 147 में 148 वाला नोटिस, या मान लो SSC के पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है ना 144 में, उसका शो कोस नोटिस आ गया, और SSC को पता है कि वो चोर है, SSC को क्या पता है कि वो चोर है, और SSC को पता है कि अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता।
तो एसएससी की रेड हुई है या एसएससी की सर्च हुई है, या एसएससी के पास 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस आ गया, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस आ गया, या रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया, और एसएससी को पता भी है कि वो चोर है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, तो ऐसे केस में वो कहाँ जा सकता है, सेटलमेंट कमीशन के पास जा सकता है। वो सेटलमेंट कमीशन के पास जा सकता है। अब सेटलमेंट कमीशन क्या करेगा, सेटलमेंट कमीशन उसको क्या राहत देगा, तो देखो सेटलमेंट कमीशन उस एसएससी का जो भी टैक्स बन रहा है, जो भी इसकी चोरी की इनकम है, कैसी भी इनकम, उस जो टैक्स बन रहा है या इंटरेस्ट बन रहा है, उस पर वो कोई रिलीफ नहीं देगा। टैक्स और इंटरेस्ट तो एसएससी को देना ही पड़ेगा, लेकिन जो सेटलमेंट कमीशन है वो एसएससी को पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचा सकता है। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से सेटलमेंट कमीशन बचा सकता है, मतलब एसएससी की पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन माफ कर सकता है सेटलमेंट कमीशन। एसएससी को पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे सकता है, एसएससी की पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को माफ कर सकता है सेटलमेंट कमीशन। प्रोसिक्यूशन मतलब जेल जाने से बचा सकता है, और उसकी पेनल्टी को माफ कर सकता है। तो एसएससी को अगर लगता है कि वो चोर है, उसके पास नोटिस वगैरह आ गए या उसकी सर्च वगैरह हुई थी, उसको पता भी है वो चोर है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, तो अब वो क्या कर सकता है, सेटलमेंट कमीशन के पास जा सकता है। सेटलमेंट कमीशन उसका इंटरेस्ट और टैक्स माफ नहीं करेगा, लेकिन उसको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचा सकता है। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन सेटलमेंट कमीशन चाहे तो उसकी माफ कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अथॉरिटी बनाई इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। अब इसके प्रोविजन दे रखे हैं, अपन इसके प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रोविजन दे रखे हैं, सबसे पहले दे रखा है एप्लीकेशन टू इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी प्रोविजन है इसका, इस चैप्टर का बस यही इंपॉर्टेंट है कि एसएससी को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सेटलमेंट कमीशन में। लेकिन वो एप्लीकेशन कब कर सकता है सेटलमेंट कमीशन में, तो उसके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो एप्लीकेशन कर सकता है। अब 3 कंडीशन क्या क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है एसएससी का केस एओ के पास पेंडिंग होना चाहिए। एसएससी का केस एओ के पास पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, तो पेंडिंग का मतलब दे रखा है एसएससी का जो असेसमेंट है, एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए, या तो 143(3) में स्क्रूटनी वाला असेसमेंट, या 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, या 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट, या 153 में सर्च असेसमेंट। तो एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए या तो 143 में, या 144 में, या 147 में, या 153 में, या 143 में, या 144 में, या 147 में, या 153 में एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईओ का ऑर्डर आ गया कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग कब से माना जाएगा, तो देखो इन चारों सेक्शन का बता रखा है। 143(3) में पेंडिंग कब से माना जाएगा, जिस दिन 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस सर्व हो जाएगा। 143(2) में नोटिस सर्व होता है, आपको पता है स्क्रूटनी करने के लिए एओ को 143(2) का नोटिस भेजना पड़ता है। तो जिस दिन वो 143(2) का नोटिस सर्व हो जाएगा उस दिन से क्या मान लिया जाएगा, वो पेंडिंग माना जाएगा। तो जिस दिन 143(2) का नोटिस इशू हो जाएगा तो उस दिन से पेंडिंग मान लिया जाएगा। दूसरा 144 में पेंडिंग माना जाएगा, तो जिस दिन 144 में एक नोटिस इशू होता है, शो कॉज नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देने के लिए, तो वो शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा, उस दिन से पेंडिंग मान लिया जाएगा। 147 के केस में जिस दिन 148 का नोटिस इशू हो जाएगा, 147 करने के लिए 148 का नोटिस इशू करना पड़ता है, तो जिस दिन 148 का नोटिस इशू हो जाएगा उस दिन से पेंडिंग मान लिया जाएगा। और 153A के केस में जिस दिन 153A का नोटिस इशू हो जाएगा, 153A के अंदर एक नोटिस इशू होता है, एसएससी आपसे लास्ट के 6 साल की या लास्ट के 10 साल की रिटर्न मंगवाता है, तो 153A का जिस दिन नोटिस इशू हो जाएगा उस दिन से पेंडिंग मान लिया जाएगा। तो 143, 144, 147 और 153A इन चार में एसएससी का असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग कब से माना जाएगा, जिस दिन इन 4 के रेस्पेक्ट में नोटिस इशू हो जाएगा, उस दिन पेंडिंग मान लिया जाएगा। अब इसमें डीम्ड पेंडिंग वाला केस दे रखा है। डीम्ड पेंडिंग मतलब ये किसके लिए दे रखा है, ये 147 वाले केस के लिए दे रखा है। 147 वाले केस के लिए क्या दे रखा है, मान लो एसएससी को 148 का नोटिस इशू हो गया किसी 1 साल का, 148 का नोटिस इशू हुआ किसी 1 साल के लिए, 147 करने के लिए किसी 1 साल का इशू हो गया। मान लो प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 2021, तो इस ईयर में मान लो 148 का नोटिस आ गया 147 में केस ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए, और ये आया प्रीवियस ईयर मान लो 16-17 का आ गया, 16-17 का आ गया, तो इस साल का केस तो पेंडिंग हो ही जाएगा। अब इस दिन जिस दिन इस साल का नोटिस आया उस दिन किसी और ईयर का भी नोटिस आ सकता था क्या, किसी और ईयर का भी नोटिस आ सकता था क्या, अगर एसएससी को ऐसा लगता है या उस दिन किसी और ईयर का भी नोटिस आने के चांसेस है, मतलब उसका टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि 147 के केस में आपको पता है टाइम लिमिट क्या होता है, 4 ईयर, 6 ईयर, 16 ईयर। तो जिस दिन ये नोटिस आया 16-17 का, उस दिन मान लो किसी और ईयर का भी नोटिस आ सकता था क्या, उस दिन मान लो प्रीवियस ईयर 15-17 का भी नोटिस आ सकता था, प्रीवियस ईयर 15-16 का भी नोटिस आ सकता था, और मान लो एक 17-18 का भी नोटिस आ सकता था, तो इनका भी नोटिस आ सकता था, ऐसे एसएससी को लगता है। तो ऐसा एसएससी को लगता है तो इन ईयर्स के लिए भी जिनका नोटिस आया नहीं है लेकिन उस दिन आ सकता था, उस दिन इशू हो सकता था, उन ईयर्स के लिए भी एसएससी क्या कर सकता है, सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है, क्योंकि उन ईयर्स का भी क्या मान लिया जाएगा, केस पेंडिंग मान लिया जाएगा, उन ईयर्स का भी क्या मान लिया जाएगा, केस पेंडिंग मान लिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया, डीम्ड पेंडिंग। 148 में किसी 1 साल का नोटिस आ गया, 148 में किसी 1 साल का नोटिस आ गया, अब उस दिन किसी और ईयर्स का भी नोटिस आ सकता था, अगर एसएससी को ऐसा लगता है कि उस दिन किसी और ईयर का भी नोटिस आ सकता था, तो जिन ईयर्स का नोटिस उस दिन आ सकता था लेकिन अभी आया नहीं है, आ सकता था,
तो उन जिन ईयर्स का आ सकता था उन ईयर्स के लिए भी एसएससी क्या कर सकता है, सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है। उन ईयर्स के लिए भी क्या मान लिया जाएगा, केस डीम्ड पेंडिंग मान लिया जाएगा, डीम्ड पेंडिंग मान लिया जाएगा। ये पॉइंट था पहला। तो ये था पहला पॉइंट जो अपन ने इसमें देखा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आप जो इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो अपनी, जो आपकी ब्लैक मनी डिस्क्लोज कर रहे हो या जो आपकी चोरी की इनकम है, 2 नंबर की इनकम है, जो आप एप्लीकेशन में डिस्क्लोज कर रहे हो, सेटलमेंट कमीशन को जो एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें जो इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, उस इनकम पे जो एडिशनल टैक्स है, जो आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो उस पर एडिशनल टैक्स जितना बन रहा है, इनकम की बात नहीं हो रही, उस पर जो टैक्स बन रहा है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 50 लाख सर्च के केस में होना चाहिए और मोर देन 10 लाख अदर केस में होना चाहिए। मोर देन 50 लाख सर्च के केस में होना चाहिए और मोर देन 10 लाख अदर केस में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो आप एप्लीकेशन में इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, जो आप 2 नंबर की इनकम या चोरी की इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो एप्लीकेशन में, उसमें जो एडिशनल टैक्स बनता है, आपका एडिशनल टैक्स बनता है, वो सर्च के केस में मोर देन 50 लाख होना चाहिए और अदर केस में मोर देन 10 लाख होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और तीसरा कंडीशन क्या बोलती है, जो भी आपका एडिशनल टैक्स बन रहा है, जो भी आपका एडिशनल टैक्स बन रहा है वो आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन करने से पहले। आपको जो भी एडिशनल टैक्स बन रहा है या जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको डिपार्टमेंट वालों को पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन करने से पहले। सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन करने से पहले आपको जो भी आपका एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 2 करोड़ की इनकम डिस्क्लोज करी, 2 करोड़ पे आपका टैक्स बन रहा है 70 लाख रुपए का, 70 लाख का टैक्स बन रहा है और 70 लाख पे मान लो आपका 234 ABC का इंटरेस्ट बन रहा है 5 लाख रुपए का, तो 70 + 5 75 लाख का आपको पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन करने से पहले। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 3 कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन है एसएससी का केस पेंडिंग होना चाहिए, असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए 143 में या तो या 144 में या 147 में या 153A में। अब पेंडिंग कब से माना जाएगा, जिस दिन नोटिस इशू हो जाएगा उस दिन से पेंडिंग मान लिया जाएगा। इसमें डीम्ड पेंडिंग वाला केस है, मान लो 148 में किसी 1 साल का नोटिस इशू हो गया, 1 साल का नोटिस इशू हो गया, एसएससी को लगता है उस जो एक नोटिस इशू हो गया उस दिन किसी और ईयर्स के भी नोटिस आ सकते थे, किसी और ईयर्स के भी नोटिस आ सकते थे, टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ और एसएससी को लगता है हाँ आ सकते थे। तो जिन ईयर्स के नोटिस आ सकते थे और जिन ईयर्स के नोटिस अभी आए नहीं है लेकिन आ सकते थे, तो एसएससी उन ईयर्स के लिए भी सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है, उन ईयर्स के लिए केस क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड पेंडिंग मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है जो आपने इनकम डिस्क्लोज करी एप्लीकेशन में उस पर जो एडिशनल टैक्स है वो एडिशनल टैक्स कितना होना चाहिए, सर्च के केस में मोर देन 50 लाख और अदर केस में मोर देन 10 लाख। इसके बाद दे रखा है जो भी आपका एडिशनल टैक्स बन रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वालों को एप्लीकेशन करने से पहले, सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन करने से पहले आपको डिपार्टमेंट वालों को पे करना पड़ेगा। अब 2 नोट और दे रखे हैं, अगर आप एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हो सेटलमेंट कमीशन में अब आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन, जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी आपको इसके बारे में एओ को इंटीमेट करना पड़ेगा, एओ को आपको इसके बारे में इंटीमेट करना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या होगा सेटलमेंट कमीशन में, वो देखो प्रोसीजर, सेटलमेंट कमीशन अपना ऑर्डर कैसे पास करेगा, पूरा प्रोसीजर देख लो एक बार, काम का नहीं है लेकिन फिर भी देख लो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले बता रखा है सेटलमेंट कमीशन में जैसे ही एप्लीकेशन आया एसएससी का उसके 7 डेज के अंदर अंदर सेटलमेंट कमीशन शो कोस नोटिस इशू करेगा, एसएससी को शो कोस नोटिस इशू करेगा और पूछेगा कि आपका एप्लीकेशन क्यों एडमिट किया जाए, आपका एप्लीकेशन क्यों एडमिट किया जाए, आपने क्या ऐसा बहादुरी का काम किया है कि हम आपका एप्लीकेशन एडमिट करें। तो एसएससी बोलेगा कि मैंने ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी है, मेरा केस एओ के पास पेंडिंग है, मेरी जो एडिशनल टैक्स बन रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा बन रहा है और मैंने जो एडिशनल टैक्स बन रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो पे भी कर दिया है, तो ये बात बताएगा। फिर आईटीएससी क्या कर सकता है, 14 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन एप्लीकेशन आया था उससे 14 डेज के अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, या तो अलाउ कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर आईटीएससी को लगता है कि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर लगता है कि कंडीशन पूरी हो गई वो एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। अलाउ करने के बाद वो क्या करेगा, कमिश्नर से, इनकम टैक्स के कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवाएगा, 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट मंगवाएगा, कमिश्नर से पूछेगा उस केस के बारे में और रिपोर्ट मंगवाएगा। और उसके बाद कमिश्नर से जैसी रिपोर्ट आई उसके 15 डेज के अंदर अंदर, कमिश्नर से जैसी रिपोर्ट आई उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो चाहे तो उस एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, उस एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। अगर आईटीएससी को लगता है कि एसएससी ने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं दिया, एसएससी की इनकम तो 15-20 करोड़ बनती है, एसएससी ने तो 2 करोड़ की इनकम डिस्क्लोज करी है, एसएससी की जो 2 नंबर की इनकम है या चोरी की इनकम है तो 15-20 करोड़ बनती है, रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसएससी की इनकम तो 15-20 करोड़ बनती है, 2 करोड़ दिखा रखा है। तो अगर ऐसा लगता है आईटीएससी को तो वो एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। तो मैंने क्या बताया, 7 डेज में शो कोस नोटिस मंगवाएगा कि एप्लीकेशन क्यों एडमिट की जाए, फिर या तो अलाउ कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, या तो एडमिट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर वो सीआईटी से रिपोर्ट मंगवाएगा, फिर सीआईटी से जैसे रिपोर्ट आई 15 डेज के अंदर अंदर वो चाहे तो सेटलमेंट कमीशन चाहे तो एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा वो, मान लो उसने एप्लीकेशन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड नहीं किया वैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद वो एग्जामिनेशन करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा, उसके बाद उसको अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जिस मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन करी थी, जिस मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन करी थी उस मंथ के एंड से 18 मंथ के अंदर उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जिस मंथ में एसएससी ने एप्लीकेशन करी थी उस मंथ के एंड से 18 मंथ में उसको अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब ऑर्डर में क्या बताएगा वो,
सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताने पड़ेंगे। अगर वो सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताता तो वो ऑर्डर इनवैलिड होता है, वो ऑर्डर नहीं माना जाता, वो इनवैलिड ऑर्डर माना जाता है। ये माना जाता है कि ऑर्डर ही पास नहीं किया। तो वो सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा सेटलमेंट कमीशन वाला। अब टर्म्स में क्या बताएगा, दो चीज़ें बताएगा मेन, दो चीज़ें क्या बताएगा कि एसएससी की इनकम कितनी सेटल्ड हुई, एसएससी की इनकम कितनी सेटल्ड हुई। मान लो एसएससी ने एडिशनल इनकम जो डिस्क्लोज करी थी एप्लीकेशन में वो कर दी 2 करोड़ रुपए की, और 2 करोड़ पे 70 लाख का टैक्स उसने डिस्क्लोज किया एडिशनल टैक्स, और 5 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो 2 करोड़ की उसने इनकम डिस्क्लोज करी थी। तो ऐसा नहीं कि सेटलमेंट कमीशन 2 करोड़ को एक्सेप्ट कर लेगा, वो चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है, 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ भी कर सकता है, 2 करोड़ 20 लाख भी कर सकता है, 3 करोड़ भी कर सकता है। तो बताएगा इनकम कितनी सेटल हुई, 2 करोड़ ही सेटल हुई। एसएससी ने 2 करोड़ बताई थी एडिशनल इनकम, तो वो 2 करोड़ ही रही या 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो इनकम सेटल्ड बताएगा। उस पर कितना टैक्स बन रहा है वो बताएगा। मान लो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है, एसएससी ने 2 करोड़ पे टैक्स दे दिया, लेकिन इनकम सेटल्ड हुई 3 करोड़, तो 1 करोड़ ज़्यादा सेटल हो गई, तो 1 करोड़ पे एक्स्ट्रा टैक्स भी बनेगा। तो अगर एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है तो वो एसएससी को पे करना पड़ेगा। एसएससी को पे करना पड़ेगा, कब तक पे करना पड़ेगा, 35 डेज के अंदर। जैसे ही सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर आया उससे 35 डेज के अंदर एसएससी को पे करना पड़ेगा। अगर एसएससी 35 डेज में पे नहीं करता तो उस पर एसएससी पे 1.25% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से 1.25% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट और लग जाएगा। तो इनकम सेटल्ड होता है कि कितनी की इनकम सेटल्ड हुई। ऐसा नहीं कि एसएससी ने जो इनकम डिस्क्लोज करी उतनी सेटल्ड होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा होती है तो एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा, एक्स्ट्रा टैक्स एसएससी को पे करना पड़ेगा 35 डेज में, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा एसएससी पे 1.25% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से। उसके बाद वो बताएगा कि एसएससी को उसने कितनी पेनल्टी से माफ़ी दी। मतलब पेनल्टी एसएससी की बनती है मान लो 50 लाख की पेनल्टी, तो उसने 50 लाख की पूरी पेनल्टी माफ़ कर दी या हाफ पेनल्टी माफ़ कर दी। 50 लाख में मान लो 40 लाख माफ़ कर दी या 30 लाख माफ़ कर दी या पूरी माफ़ कर दी, ये बताएगा। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन से माफ़ी दी या नहीं दी, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल जाने से एसएससी को बचाया नहीं बचाया, मतलब एसएससी को जेल जाने दे रहा है वो या रोक रहा है, ये बताएगा वो। तो क्या क्या बताएगा, एक तो इनकम सेटल्ड कितनी हुई वो बताएगा, कितना टैक्स बन रहा है वो बताएगा, टैक्स एक्स्ट्रा बन रहा है तो एसएससी को पे करना पड़ेगा। दूसरा पेनल्टी से इम्यूनिटी दी है या नहीं दी है ये बताएगा, कितनी दी है वो बताएगा। फिर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी है नहीं दी है ये बता देगा उसमें, ये चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी ऑर्डर में। अब जो सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर आता है वो फाइनल होता है, इसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील में नहीं जा सकता, कोई भी अपील में नहीं जा सकता। मान लो एसएससी सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है, सेटलमेंट कमीशन ने एसएससी को पेनल्टी से माफ़ी नहीं दी या प्रोसिक्यूशन से माफ़ी नहीं दी, तो अब एसएससी कुछ नहीं कर सकता। अब एसएससी को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और जेल में भी जाना पड़ेगा। अब एसएससी इसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल नहीं कर सकता। मान लो डिपार्टमेंट वाले सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं की जा सकती। इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, फाइनल होता है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। वॉइड कब हो जाएगा, अगर सेटलमेंट कमीशन वाले को पता चल जाता है कि जो एसएससी है, एसएससी ने सेटलमेंट का ऑर्डर पास करवा लिया। कैसे पास करवा लिया, फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फ्रॉड करके। सेटलमेंट का ऑर्डर पास करवा लिया फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फ्रॉड करके, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, सेटलमेंट कमीशन बाद में उस ऑर्डर को वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, एसएससी ने एडिशनल इनकम 2 करोड़ रुपए की डिस्क्लोज करी, जबकि उसकी एडिशनल इनकम थी 20 करोड़ रुपए की। अब पता भी नहीं चला बाद में, ना तो कमिश्नर को पता चला, कमिश्नर की रिपोर्ट में भी नहीं बात थी वो, ना ही सेटलमेंट कमीशन को पता चला, ऑर्डर पास हो गया। अब एसएससी मजे ले रहा है, 20 करोड़ की इनकम को उसने 2 करोड़ की डिस्क्लोज करके काफ़ी टैक्स बचा लिया। बाद में इस बात सेटलमेंट कमीशन वाले को पता चल गई, तो सेटलमेंट कमीशन क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग डिक्लेयर कर सकता है। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग डिक्लेयर कर सकता है। एसएससी ये नहीं बोल सकता कि आपका ऑर्डर फाइनल होता है, आप इसको वॉइड कैसे कर रहे हो, ये एसएससी नहीं बोल सकता। तो अगर सेटलमेंट कमीशन को क्या बात पता चलती है, एसएससी ने सेटलमेंट का ऑर्डर पास करवा लिया फ्रॉड करके या फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके, चालाकी से ऑर्डर पास करवा लिया फ्रॉड करके, फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन करके, ऐसे केस में आईटीएससी चाहे तो उस ऑर्डर को वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है। ये आईटीएससी के पास पावर है, सेटलमेंट कमीशन के पास ये पावर है। अब अगला पॉइंट रखा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। मान लो सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर में कोई मिस्टेक है जो क्या है, एपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो साफ साफ पता चल रही है मिस्टेक है। 50,000 को 5 लाख लिख दिया या 50,000 को 5,000 रुपये लिख दिया, तो साफ साफ पता चल रही है मिस्टेक का कोई लिटिगेशन नहीं है, तो ऐसी मिस्टेक को वो रेक्टिफाई कर सकता है। ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है, ऑन मोशन पे भी कर सकता है और एसएससी या एओ की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। ऑन मोशन पे कब तक कर सकता है, जिस मंथ में सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर पास होता है, जिस मंथ में सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर पास होता है उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर, जिस मंथ में सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर पास होता है उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर वो ऑन मोशन पे रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन एसएससी की एप्लीकेशन आती है, एओ की एप्लीकेशन आती है, तो कब तक रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जिस मंथ में इन्होंने एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से 6 मंथ में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी सेम टू सेम जो रेक्टिफिकेशन का आपको टाइम लिमिट दे रखा था आईटीएटी में, सेम टू सेम यहाँ दे रखा है। और इनको एप्लीकेशन कब तक करनी पड़ेगी, जिस मंथ में सेटलमेंट कमीशन ने अपना ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर इनको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और जैसे ही एप्लीकेशन आई सेटलमेंट कमीशन के बाद उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर वो अपना ऑर्डर पास कर देगा। तो टाइम लिमिट तो सेम टू सेम कौन सा वाला है यहाँ पे, सेम आईटीएटी वाला टाइम लिमिट है। रेक्टिफिकेशन के केस में सेम टू सेम आईटीएटी वाला टाइम लिमिट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है,
एक स्पेशल केस क्या है, अगर सेटलमेंट कमीशन ओन मोशन पे रेक्टिफाई करता है, ओन मोशन पे रेक्टिफाई करता है तो उसको दो काम करने पड़ेंगे। दो काम क्या करने पड़ेंगे, उसको अपने इंटेंशन के बारे में रेक्टिफाई करने से पहले या अपने ऑर्डर को अमेंड करने से पहले अपने इंटेंशन के बारे में एसएससी और सीआईटी को, एसएससी को और कमिश्नर को बताना पड़ेगा, और दूसरा एसएससी और कमिश्नर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। तो अगर सेटलमेंट कमीशन ऑन मोशन पे रेक्टिफाई करता है तो रेक्टिफाई करने से पहले एक बार तो उसको नोटिस ऑफ इंटेंशन, अपने इंटेंशन के बारे में बताना पड़ेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। किसको? एसएससी को और कमिश्नर को, एसएससी को और कमिश्नर को। बस एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी टाइम लिमिट तो सेम टू सेम कौन सा वाला है, आईटीटी वाला है। यहाँ पे रेक्टिफाई वाले केस में टाइम लिमिट आईटीटी वाला ही है। अगला है अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। कुछ ऐसे केस दे रखे हैं जिसमें जो प्रोसीडिंग सेटलमेंट कमीशन में चल रही है वो अबेट हो जाएंगी, वो एंड हो जाएंगी। सेटलमेंट कमीशन में जो केस चल रहा है वो एंड हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, और एओ फिर नॉर्मल प्रोविजन जो है इनकम टैक्स के 143, 144, 147 और 153 है उसके अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट करेगा। तो कुछ ऐसे केस दे रखे थे जिसमें जो प्रोसीडिंग चल रही है सेटलमेंट कमीशन में वो अबेट हो जाएंगी, वो एंड हो जाएंगी, और एओ नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट कंप्लीट करेगा। 4 केस में हो जाएंगी। पहला केस, मान लो एसएससी ने एप्लीकेशन करी सेटलमेंट कमीशन में और सेटलमेंट कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, सेटलमेंट कमीशन ने एसएससी ने एप्लीकेशन करी और सेटलमेंट कमीशन ने क्या कर दिया, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अपने देखा था रिजेक्ट भी कर सकता है और बाद में जाके इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो ऐसे केस में अबेट हो जाएंगे। और तीसरा केस, सेटलमेंट कमीशन को जो टाइम लिमिट दे रखा है 18 महीने का, 18 महीने में उसने अपना ऑर्डर ही पास नहीं किया, तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, अबेट हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है, सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर तो पास किया लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं थी, तो ऑर्डर क्या बन जाता है, इनवैलिड ऑर्डर बन जाता है। ये मानते हैं कि ऑर्डर ही पास नहीं हुआ, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, अबेट हो जाएंगी। 4 केस में प्रोसीडिंग अबेट हो जाएंगी और एओ क्या करेगा, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट करेगा। 4 केस कौन कौन से, आईटीएससी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, दूसरा आईटीएससी ने एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तीसरा आईटीएससी को जो टाइम लिमिट दे रखा था 18 मंथ का उसमें उसने अपना ऑर्डर पास नहीं किया, और चौथा ऑर्डर तो पास किया लेकिन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं बताई। तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, अबेट हो जाएंगी। और अगला दे रखा है पावर ऑफ आईटीएससी। सेटलमेंट कमीशन की क्या पावर होती है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की जो भी पावर होती है, एग्जामिन करने की या सर्च करने की या सर्वे करने की, जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी की जो पावर होती है इन्फॉर्मेशन मंगवाने की सारी पावर सेटलमेंट कमीशन की होती है। तो जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी की, मतलब डिपार्टमेंट वालों की जो भी पावर होती है, सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सेटलमेंट कमीशन के पास होती है। अब मान लो कोई ऐसा इशू था जो एप्लीकेशन में एसएससी ने नहीं बताया था, ना ही कमिश्नर की रिपोर्ट में था, ना तो एसएससी ने बताया ना कमिश्नर की रिपोर्ट में था, कोई ऐसा इशू मिल गया सेटलमेंट कमीशन को और उसने उस इशू के बेस पे एडिशन कर दिया, उस मैट्रिक के बेस पे एडिशन कर दिया, तो वो भी कर सकता है सेटलमेंट कमीशन, क्योंकि उसके पास इनकम टैक्स वाली पावर है, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाली पावर है। तो कोई ऐसा इशू था, कोई अदर इशू था जो ना तो एप्लीकेशन में था ना सीआईटी की रिपोर्ट में था, उसके बेस पे भी वो क्या कर सकता है, एडिशन वगैरह कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, जो भी केस सेटलमेंट कमीशन के पास आया उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा जुरिडिक्शन आ जाएगा, पूरा कंट्रोल आ जाएगा। ना तो एओ बीच में टांग अड़ा सकता, ना ही एसएससी बीच में टांग अड़ा सकता, ना डिपार्टमेंट वाले अड़ा सकते, ना एसएससी अड़ा सकता। पूरा का पूरा कंट्रोल किस पे आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, सेटलमेंट कमीशन के पास आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, जो सबसे मेन पावर है कि एसएससी को वो माफ़ी दे सकता है पेनल्टी से और प्रोसिक्यूशन से। पेनल्टी या तो पूरी माफ़ कर सकता है या पार्ट में माफ़ कर सकता है, और प्रोसिक्यूशन से माफ़ी दे सकता है। लेकिन माफ़ी कब देता है, वो 3 कंडीशन में माफ़ी देता है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहली कंडीशन, एसएससी अगर सेटलमेंट कमीशन को कोऑपरेट करता है, पहली कंडीशन क्या है, कोऑपरेट करता है एसएससी। तो दूसरी कंडीशन है, एसएससी अपनी इनकम का फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर देता है, एसएससी अपनी इनकम का फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर देता है। तो और तीसरा, एसएससी बताता है कि उसने जो 2 नंबर की इनकम थी, उसकी जो चोरी की इनकम थी, उसने वो कैसे कमाई है, वो उसका मैनर बता देता है कैसे कमाई है। तो ऐसे केस में सेटलमेंट कमीशन एसएससी को पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से माफ़ी दे देता है। मतलब अगर एसएससी साफ मन से सेटलमेंट कमीशन में जाता है तो ही एसएससी की पेनल्टी माफ़ होगी, प्रोसिक्यूशन माफ़ होगा। लेकिन एसएससी का मन काला है, काले मन से जा रहा है वो, तो कुछ नहीं हो सकता। साफ मन से जाएगा तो ही हो सकता है। साफ मन मतलब एसएससी कोऑपरेट करता है सेटलमेंट कमीशन वाले को, वहाँ पे जाके सब सच्ची बातें बताता है, पूरा ट्रू डिस्क्लोजर और फुल डिस्क्लोजर देता है। और तीसरा, वो इनकम उसने जो 2 नंबर की इनकम वो कैसे कमाई है वो बता देता है। तो ऐसे केस में उसको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से क्या मिल जाएगी, माफ़ी मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग सेकंड टाइम एप्लीकेशन। कोई भी एसएससी अपना केस लाइफ में एक बार ही सेटलमेंट कमीशन से सेटल करवा सकता है। कोई भी एसएससी अपना केस लाइफ में एक बार ही सेटलमेंट कमीशन से सेटल करवा सकता है। ऐसा नहीं कि इस बार चोरी कर ली, सेटलमेंट कमीशन के पास चले गए और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बच गए, फिर आपने वापस चोरी करी, वापस चले गए, वापस पेनल्टी से बच गए। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार ही चोरी कर सकते हो, एक बार ही आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। आगे से चोरी करोगे फिर आपके पास सेटलमेंट कमीशन के पास जाने का राइट नहीं है। तो कोई भी एसएससी अपना केस लाइफ में ओनली एक बार ही सेटल करवा सकता है। एक बार, गवर्नमेंट भी मानती है कि एक बार गलती सबसे होती है, एक बार लालच सबको आता है। तो कोई भी एसएससी लाइफ में अपना केस एक बार ही सेटल करवा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और दे दी कि दूसरी बार एसएससी तो सेटल करवा नहीं सकता, इसके अलावा कोई एसएससी का रिलेटेड पर्सन है वो भी सेटलमेंट कमीशन के पास नहीं जा सकता। मान लो एसएससी एक बार क्या कर दिया, अपना केस सेटल करवाया, एक बार एसएससी ने एप्लीकेशन करी और एसएससी की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, एसएससी का केस सेटल हो गया मान लो, तो एसएससी तो दूसरी बार जा ही नहीं सकता। साथ में एसएससी के जो रिलेटेड पर्सन है
जो एसएससी के रिलेटेड पर्सन है वो भी नहीं जा सकते, वो भी दूसरी बार में नहीं जा सकते। मतलब एसएससी चला गया, एसएससी ने अपना केस सेटल करवाया है या एसएससी की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, तो अब एसएससी दूसरी बार नहीं जा सकता, एसएससी दूसरी बार नहीं जा सकता। इसके अलावा एसएससी का कोई रिलेटेड पर्सन है, कोई एसएससी का रिलेटेड पर्सन है, वो भी दूसरी बार नहीं जा सकता। एसएससी गया, अब रिलेटेड पर्सन नहीं जा सकता। अब रिलेटेड पर्सन ऐसे कौन है जो नहीं जा सकते, वो नीचे दे रखे। तो मान लो एसएससी था इंडिविजुअल, एसएससी था मान लो मिस्टर है एसएससी था, मिस्टर ए अपना केस सेटल करवा के आ चुका एक बार सेटलमेंट कमीशन से। अब मिस्टर ए तो जा ही नहीं सकता, इसके अलावा 3 लोग और नहीं जा सकते। 3 लोग और कौन कौन नहीं जा सकते? कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% वोटिंग पावर है, कोई ऐसी कंपनी जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% वोटिंग पावर है, वो कंपनी अपना केस सेटल नहीं करवा सकती। दूसरा, कोई फर्म एओपी बीवाई है जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% का पीएसआर है, कोई फर्म एओपी बीवाई है जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% का पीएसआर है, वो फर्म एओपी बीवाई अपना केस सेटल नहीं करवा सकती। तीसरा, कोई एचयूएफ है जिसका मिस्टर ए क्या है करता, कोई एचयूएफ जिसका मिस्टर ए करता है, तो वो एचयूएफ भी अपना केस अब सेटल नहीं करवा सकती। तो एक बार मिस्टर ए सेटल करवा के आ गया, अब मिस्टर ए तो जा ही नहीं सकता, इसके अलावा 3 लोग भी नहीं जा सकते। 3 लोग कौन कौन? कोई ऐसी कंपनी जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% वोटिंग पावर है, कोई फर्म एओपी बीवाई है जिसमें मिस्टर ए का मोर देन 50% का पीएसआर है, और तीसरा कोई एचयूएफ है जिसका मिस्टर ए करता है, ये सेटल नहीं कर सकते। दूसरा केस, मान लो जो एसएससी है वो कोई कंपनी है, तो कंपनी अपना केस सेटल करवा के आ चुकी है एक बार, अब कंपनी तो जा ही नहीं सकती, इसके अलावा कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग पावर है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग पावर है, वो इंडिविजुअल भी सेटल नहीं करवा सकता। तीसरा, मान लो कोई फर्म एओपी बीवाई है, वो अपना केस सेटल करवा के आ चुकी है एक बार, अब फर्म एओपी बीवाई वो तो जा नहीं सकती, इसके अलावा कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका उस फर्म एओपी बीवाई में मोर देन 50% का पीएसआर है, वो भी नहीं जा सकता। और लास्ट केस है एचयूएफ, मान लो एचयूएफ अपना केस सेटल करवा के आ चुकी, अब एचयूएफ दूसरी बार नहीं जा सकती, इसके अलावा एचयूएफ तो नहीं जा सकती, साथ में कोई जो एचयूएफ करता है वो भी अपना केस सेटल नहीं करवा सकता। ये था रेस्ट्रिक्शन सेकेंड टाइम एप्लीकेशन का। एसएससी अपना केस लाइफ में एक बार ही सेटल करवा सकता है सेटलमेंट कमीशन से। और ये था आपका इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन वाला चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो 2 चैप्टर अपन ने देख लिए, अगला अपन 2 चैप्टर और देख रहे हैं, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन आपके मॉड्यूल में पेनल्टी का चैप्टर अलग दे रखा है, प्रोसिक्यूशन का अलग दे रखा है, अपन दोनों को एक साथ देख लेंगे, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। तो देखो एसएससी के ऊपर इनकम टैक्स में टैक्स लगता है एक तो, फिर इंटरेस्ट लगता है, इसके अलावा एसएससी के ऊपर टैक्स इंटरेस्ट तो लगता ही है, साथ में एसएससी के ऊपर फीस भी लगती है। याद हो आपको 234E 234F की फीस लग जाती है अगर वो लेट रिटर्न फाइल करता है, या टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं करता तो फीस लगती है। तो पेनल्टी, एक तो इंटरेस्ट लगता है, एक टैक्स लगता है, एक फीस भी लगती है, और साथ में अगर एसएससी कुछ नॉन कंप्लायंस वगैरह करता है तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगती है, काफ़ी सारी पेनल्टी भी लगती है। वो पेनल्टी पर यहाँ देखेंगे, वो सारी पेनल्टी पर यहाँ देखेंगे, इनकम टैक्स जो पेनल्टी लगती है वो सारी पेनल्टी पर देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंस भी दे रखे हैं, अगर एसएससी वो ऑफेंस करता है तो इनकम टैक्स में जेल भी हो सकती है, इनकम टैक्स में जेल भी हो सकती है, वो प्रोसिक्यूशन भी अपन यहाँ देखेंगे। तो काफ़ी सारे केस में पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी देखेंगे एक तो अपने, एक जो प्रोसिक्यूशन जो जेल हो सकती है वो जेल भी अपन यहाँ देखेंगे। तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं अपन सेक्शन 270A वाली पेनल्टी। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आती यही है बस, इस चैप्टर में जैसे 2-3 अटेम्प्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मेनली जो क्वेश्चन आता है वो 270A की पेनल्टी का आता है। 95% केस में 270A की पेनल्टी का क्वेश्चन आता है। अब ये 270A की पेनल्टी क्या है? पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। क्या है? पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आप बोलोगे अंडर रिपोर्टिंग क्या होती है? अंडर रिपोर्टिंग मतलब होती है आपकी इनकम में एडिशन हो गया या आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, किसमें? असेसमेंट में या रीअसेसमेंट में आपकी इनकम में एडिशन हो गया या आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, या आपके लॉस एओ ने कम कर दिए, या आपके लॉस आपने जो बताया था उससे कम कर दिए, या आपके लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया। ये सब क्या होती है? अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग मतलब असेसमेंट में, रीअसेसमेंट वगैरह में आपकी इनकम में एडिशन हो गया, या आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, या आपके लॉस एओ ने कम कर दिए, या आपके लॉस को एओ ने इनकम में कन्वर्ट कर दिया। ये सब क्या होता है? अंडर रिपोर्टिंग। आपने अपनी इनकम बताई थी 50 लाख की मान लो, और एओ ने स्क्रूटनी करके आपकी इनकम 80 लाख की कर दी। ये क्या मानी जाती है? अंडर रिपोर्टिंग मानी जाती है। ये मानी जाती है अंडर रिपोर्टिंग। इसमें एक चीज़ और देखी थी अपन ने, आपने अपनी आरओआई में इनकम बताई थी 50 लाख रुपए की। अब उसके बाद आपका 143(1) हुआ, प्रोसेसिंग हुई आपकी रिटर्न की 143(1) में। आपको याद है 143(1) में प्रोसेसिंग होती है तो 5 तरह के एडजस्टमेंट करे जाते हैं, एरिथमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम वगैरह, वो कंप्यूटर ठीक कर देता है, एडिशन करता है या उसमें डिडक्शन कर देता है, मतलब या तो आपकी इनकम को बढ़ा देता है या कम कर देता है, वो 5 एडजस्टमेंट करके। तो वो 143(1) में मान लो आपने इनकम 50 लाख बताई थी और 143(1) में इनकम 60 लाख हो गई। बताओ ये अंडर रिपोर्टिंग मानी जाती है? ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। तो 143(1) में जो इनकम बढ़ती है, 143(1) में जो इनकम बढ़ती है, 143(1) मतलब जो प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न वाला सेक्शन है,
समरी असेसमेंट जिसको अपन बोलते हैं, 143(1) में जो रिटर्न जो इनकम बढ़ती है उसको अपन अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते, उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, एक एग्जांपल भी अपन ने लिया था। मान लो आरओआई में आपने इनकम बताई 50 लाख, 143(1) में प्रोसेसिंग हुई, आपकी इनकम हो गई 60 लाख, 143(3) में आपकी इनकम हो गई स्क्रूटनी में 78 लाख। तो ये 50 लाख से जो 60 लाख हुई है ना, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। ये जो इनकम बढ़ रही है आपकी 143(1) में, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। लेकिन 60 लाख से 78 लाख जो एओ ने करी है, जो एओ ने असेसमेंट में बढ़ा दी, ये क्या मानी जाती है? अंडर रिपोर्टिंग। ये मानी जाती है अंडर रिपोर्टिंग। तो अंडर रिपोर्टिंग कितनी मानी जाती है यहाँ पे? 18 लाख की। ये मानी जाती है 18 लाख की अंडर रिपोर्टिंग। मान लो आपका फिर से असेसमेंट हो गया 147 में, अब 147 में आपकी इनकम हो गई 82 लाख, 82 लाख हो गई। अब बताओ 78 से 82 हुई, ये क्या मानी जाएगी? ये भी अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। ये भी क्या मानी जाएगी? अंडर रिपोर्टिंग। कितने की हो गई है? 4 लाख की। ये भी क्या मानी जाएगी? अंडर रिपोर्टिंग। ये भी अंडर रिपोर्टिंग मानी जाती है। तो असेसमेंट रीअसेसमेंट में आपकी इनकम का बढ़ना या आपकी इनकम में एडिशन होना या आपके लॉस का कम होना या आपके लॉस मान लो इनकम में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें बोलते हैं पर अंडर रिपोर्टिंग, उन्हें बोलते हैं पर अंडर रिपोर्टिंग। अब अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी यहाँ आपको लगेगी। अब पेनल्टी कितनी लगेगी? तो देखो नॉर्मल जो अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगती है वो लगती है 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अपन अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकालेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकालेंगे और उसका 50% कर देंगे। जैसे मान लो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है 20 लाख, 20 लाख पे आपने टैक्स निकाला, 6 लाख का टैक्स आया, तो 6 लाख का टैक्स आ गया, टैक्स का 50% कर देंगे। 6 लाख का टैक्स का 50% किया 3 लाख, 3 लाख की क्या लग जाएगी पेनल्टी? तो 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, इतनी पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है, आपने जो अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है, तो पेनल्टी हो जाएगी 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग करके करी है तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब आप बोलोगे मिस रिपोर्टिंग करके क्या करिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ केस दे रखे हैं मिस रिपोर्टिंग के कि अगर आप बिल्कुल फर्जीवाड़ा करते हो, बिल्कुल बोगस बिल डाल दिया आपने, या आपको इनकम हो रही थी, आपने इनकम दिखाई नहीं बुक्स में, तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा करते हो, बिल्कुल फर्जीवाड़ा करते हो, उसको बोलते हैं मिस रिपोर्टिंग। तो मिस रिपोर्टिंग करके आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है, मिस रिपोर्टिंग करके आपने अपनी इनकम को कम बताया है, तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी? 200 लग जाएगी, 200% लग जाएगी। क्वेश्चन में बता रखा होगा कि अंडर रिपोर्टिंग करिए आपने या मिस रिपोर्टिंग करिए, वो क्वेश्चन में लिख रखा होगा। नहीं लिख रखा तो आपको क्या मानना है? नॉर्मल वाला मानना है, अंडर रिपोर्टिंग मानना है और 50% की पेनल्टी लगानी है। क्या मानना है? 50% वाली पेनल्टी लगानी है। इंस्टीट्यूट ये अज्यूम करता है और आपको भी ये अज्यूम करना है। दूसरा, अपने यहाँ टैक्स निकालेंगे तो टैक्स में खाली टैक्स अमाउंट लेंगे, जैसे कंपनी की 30% की रेट होती है तो 30% की रेट लेंगे, या सरचार्ज और सेस भी लगाएंगे। तो अगर सरचार्ज लगता है, मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है, तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो लगाएंगे। सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो हमेशा लगाएंगे। खाली टैक्स नहीं लगाएंगे, 30% की रेट जो दे रखी है वो नहीं लगाएंगे, सरचार्ज भी लगाएंगे अगर सरचार्ज लगता है तो, और सेस भी लगाएंगे। ये दोनों सब जोड़ के आएगा, टैक्स आएगा। ऐसा मत कर देना खाली टैक्स की रेट लगा के टैक्स निकाल दिया। सरचार्ज अगर लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस भी लगाएंगे। अब आते हैं अपन, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे। अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे, वो दे रखा है। मान लो आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है, किसी साल का आपका असेसमेंट फर्स्ट टाइम हो रहा है, री असेसमेंट नहीं हो रहा, पहली बार असेसमेंट हो रहा है, या तो 143(3) में हो रहा है फर्स्ट टाइम असेसमेंट, या मान लो 144 में भी हो सकता है फर्स्ट टाइम असेसमेंट, या 147 में भी फर्स्ट टाइम हो सकता है, 147 में भी पहली बार आपका केस खुल सकता है। तो फर्स्ट टाइम आपका असेसमेंट हो रहा है, पहली बार असेसमेंट हो रहा है। अब पहली बार असेसमेंट हो रहा है, दो केस ले लो, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं कर रखी थी, जबकि आपको रिटर्न फाइल करनी थी, आपकी इनकम आ रही थी फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, आपकी इनकम आ रही थी फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो देखो सबसे पहले कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी? आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी और आप कौन से एसएससी हो, कंपनी या फर्म हो, मान लो कंपनी या फर्म होगा, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानी जाएगी? जितनी इनकम एओ ने निकाल दी, जितनी भी इनकम एओ ने निकाल दी, जो भी इनकम एओ ने असेस कर दी, एओ जो इनकम निकालते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? असेस इनकम, उसको बोलते हैं अपन असेस इनकम। तो जो इनकम एओ ने निकाल दी, असेस कर दी, वही क्या बन जाएगी? आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। मान लो एओ ने इनकम निकाल दी आपकी 8 लाख रुपए, एओ ने आपकी इनकम 8 लाख निकाल दी, तो 8 लाख कंपनी की क्या बन जाएगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम बन जाएगी, 8 लाख बन जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब अदर असेसी के केस में क्या होगा? मान लो कोई पर्सन इंडिविजुअल है, कंपनी फर्म नहीं है, इंडिविजुअल है, मिस्टर ए इंडिविजुअल है, उसे रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी और उसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी क्योंकि उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी, तो रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी। तो उसके केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी मानी जाएगी? तो जो इनकम एओ ने निकाली, एओ ने मान लो उसकी इनकम निकाल दी 8 लाख, 8 लाख निकाली, तो 8 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख की, वो लेस कर दो। कितनी बची? 8 लाख में से 2.5 लाख लेस कर दो, 5.5 लाख क्या मानी जाएगी? 5,50,000 क्या मानी जाएगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम, वो मानी जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम, वो मानी जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम।
इस तरह से बन के निकालेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाल लेंगे। अब टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालेंगे? मेन चीज तो ये है, क्योंकि पेनल्टी किस पे लगाएंगे अपन, किस पे निकालेंगे पेनल्टी? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे? तो जो इनकम एओ ने निकाली है, जो इनकम एओ ने निकाली, आप तो उस पर टैक्स निकाल दो। मान लो कंपनी की एओ ने इनकम निकाली, कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, कंपनी की इनकम निकाली 8 लाख, 8 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। 8 लाख पे 30% टैक्स लगा दिया, 4% सेस लगा दिया, टैक्स निकाल दिया, वो हो जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो एओ ने जो इनकम असेस करी है, जो असेस इनकम है, असेस इनकम पे टैक्स निकाल दो, वही क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन यूआरआई। और अदर असेसी है तो मान लो मिस्टर है तो भी एओ ने जो इनकम निकाली है आप उस पर टैक्स निकाल दो। 8 लाख इनकम निकाली, 8 लाख पे टैक्स निकाल दो आप, तो स्लैब लगा के 2.5 लाख तक नील, और वो स्लैब लगा के क्या कर दो, 8 लाख पे टैक्स निकाल दो, वो आ जाएगा आपका टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन यूआरआई आ जाएगा। तो जो भी इनकम एओ ने निकाली है उस पर टैक्स निकाल दो बस। अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रखी एसएससी ने, कोई भी एसएससी हो, आपको तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना है। क्या करो, जो भी इनकम एओ ने निकाली है उस पर टैक्स निकाल दो, जो भी इनकम एओ ने निकाली है उस पर टैक्स निकाल दो, वही क्या माना जाएगा? टैक्स ऑन यूआरआई, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन यूआरआई, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, वो मान लिया जाएगा। यूआरआई मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम। दूसरा केस, आपने रिटर्न फाइल कर रखी थी और अब आपकी स्क्रूटनी हो रही है, रिटर्न फाइल कर रखी थी, आपका 143 में केस चला गया, मान लो 143(3) में केस चला गया, अब क्या होगा? या 144 में चला गया, किसी में चला गया, तो ऐसे केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानी जाएगी? तो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानी जाएगी? देखो, जैसे अपन उस एग्जाम्पल में ली थी, देख लो आप, ये मान लो आरओआई फाइल कर रखी थी आपने, आरओआई में दिखाई थी आपने अपनी इनकम 60 लाख, 143(1) में हुई आपकी इनकम 65 लाख, और 143(3) में आपकी इनकम हो गई मान लो 72 लाख। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या मानी जाएगी? देखो, आरओआई से 143(1) में जो इनकम बढ़ती है, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानी जाती। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानी जाती। एओ ने जो इनकम इंक्रीज करी है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाती है। तो 65 से 72 हुई, कितनी हुई? 65 से 72, इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा? अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो एओ ने जो इनकम निकाली, एओ ने जो इनकम असेस करी, कितनी करी? 72 लाख। ये ले लो माइनस इनकम एज पर 143(1). 143(1) के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कितनी आ रही है? 65 लाख। ये लेस कर दो तो कितनी आ गई? 7 लाख। ये 7 लाख मान लिया जाएगा आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। यूआरआई मान लिया जाएगा, कितनी मान लिया जाएगा? 7 लाख आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम मान लिया जाएगा। अब इस पर टैक्स कैसे निकालोगे? इस पे टैक्स कैसे निकालोगे वो देखो। टैक्स कैसे निकालोगे? टैक्स ऐसा नहीं कि 7 लाख पे टैक्स निकाल दिया, मान लो ए लिमिटेड है, आपने 7 लाख निकाली अंडर रिपोर्टेड इनकम और 7 लाख पे 30% कर दिया, ऐसा नहीं करना। टैक्स कैसे निकालोगे? पहले तो जो एओ ने इनकम निकाली है असेस इनकम, उस असेस इनकम पे टैक्स निकाल लो। एओ ने कितनी इनकम निकाली थी? 72 लाख, तो 72 लाख पे टैक्स निकाल लो। 72 लाख निकाली थी ना इस एग्जाम्पल में, अभी अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था 72 लाख निकाली थी, तो 72 लाख पे आप क्या कर दो? टैक्स निकाल लो। पहले 72 लाख पे आप टैक्स निकाल लो, और 72 लाख पे टैक्स निकाल लिया। उसके बाद जो 143(1) के अकॉर्डिंग जो इनकम आ रही है, 143(1) के अकॉर्डिंग कितनी आ रही थी आपकी? 65 लाख। 65 लाख पे टैक्स निकाल लो। 72 लाख पे टैक्स निकाल दो, और जो 65 लाख जो इनकम आ रही थी 143(1) के अकॉर्डिंग, उस पे टैक्स निकाल दो, वो लेस कर दो, वो लेस कर दो। ये आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। ये क्या आ जाएगा? टैक्स ऑन यूआरआई। तो टैक्स ऑन असेस इनकम माइनस टैक्स ऑन इनकम एज पर 143(1), ये लेस कर दो, ये आपका जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। टैक्स ऑन यूआरआई आ जाएगा, और इसी की या तो 50% पेनल्टी लग जाएगी या 200% की पेनल्टी लग जाएगी। ये था फर्स्ट टाइम असेसमेंट। अब रीअसेसमेंट हो रहा है आपका। फर्स्ट टाइम असेसमेंट की तो आपने पेनल्टी निकाल ली। अब मान लो ये केस आगे जाके रीअसेस हो गया, 147 में फिर से ओपन हो गया, रीअसेस हो गया, और एओ ने इनकम कर दी 80 लाख। तो 65 से 72 हुआ था, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी थी? 7 लाख। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम असेसमेंट। इसके तो आपने टैक्स निकाल लिया, पेनल्टी पे कर दी। अब आपका बाद में फिर से केस खुल गया, 147 में रीअसेसमेंट हो रहा है। अब एओ ने इनकम कर दी आपकी 80 लाख, तो 72 से 80 हुई, ये भी क्या मानी जाएगी? बताओ, ये भी क्या मानी जाएगी? 72 से 80 कितनी हुई? 8 लाख बढ़ गई आपकी, ये भी क्या मानी जाएगी? यूआरआई मानी जाएगी। तो 72 से 80 हुई, क्या मानी जाएगी? यूआरआई, अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो देखो यही कर रखा है अपन ने। तो एओ ने जो इनकम रीअसेस करके करी है वो ले लो। रीअसेस करके कितनी करी है? 80 लाख। 80 लाख ले लिया, और अर्लियर असेसमेंट में जितनी इनकम करी थी, अर्लियर असेसमेंट में जितनी इनकम करी थी वो ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा? यूआरआई माना जाएगा। तो रीअसेसमेंट के केस में रीअसेस इनकम ले लो, और अर्लियर असेसमेंट में जो इनकम एओ ने करी थी वो ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या मान लिया जाएगा? यूआरआई मान लिया जाएगा। तो यूआरआई कितना माना जाएगा इस केस में? 8 लाख का यूआरआई मान लिया जाएगा। अब यूआरआई निकाला। अब 8 लाख पे डायरेक्ट टैक्स नहीं निकालना आपको। टैक्स कैसे निकालना है? जो एओ ने रीअसेस करके इनकम निकाली है, एओ ने जो रीअसेस करके इनकम निकाली है उस पर टैक्स निकाल दो, और जो इनकम उसने अर्लियर असेसमेंट में निकाली थी, जो इसका इनकम उसने अर्लियर असेसमेंट में निकाली थी उस पर टैक्स निकाल दो। मतलब टैक्स 80 लाख पे निकाल दो, एक तो 80 लाख पे टैक्स निकाल दो, और 72 लाख पे टैक्स निकाल दो। 80 लाख पे निकाल दो और 72 लाख पे निकाल दो। 80 लाख के टैक्स में से आप 72 लाख का टैक्स लेस कर दो, ये आपका जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। क्या जाएगा? टैक्स ऑन यूआरआई। 80 लाख पे टैक्स निकाल दो, रीअसेस इनकम पे टैक्स निकाल दो, फिर उसमें से क्या लेस कर दो? जो अर्लियर असेसमेंट हुआ था उसमें कितनी इनकम थी,
उस पर जितना टैक्स बनता है वो लेस कर दो, ये आपका आ जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, ये आ जाएगा आपका टैक्स ऑन यूआरआई। ये था रीअसेसमेंट वाला केस, ये था रीअसेसमेंट वाला केस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अपन डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं किया कि 80 लाख ये ले लिया और 65 लाख ये ले लिया, डायरेक्टली 80 65 ये 15 लाख क्यों नहीं किया, डायरेक्टली 15 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम क्यों नहीं निकाली। देखो अपना फर्स्ट टाइम असेसमेंट पे पेनल्टी कब लग जाएगी, जब आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट होगा तब पेनल्टी लग जाएगी, और रीअसेसमेंट पे पेनल्टी कब लगेगी, जब आपका कुछ साल बाद रीअसेसमेंट होगा तब लगेगी। एक साथ तो होंगे नहीं, कुछ साल बाद रीअसेसमेंट होगा तब पेनल्टी लगेगी। तो इस कारण ये अलग अलग निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, एक टाइम में नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट टाइम असेसमेंट में पेनल्टी कब लगेगी, जब आप फर्स्ट टाइम असेसमेंट होगा 143(1) में, 143(3) में, या 144 में, या 147 में। और रीअसेसमेंट जब 147 में फिर से आपका केस ओपन होगा तो वो पेनल्टी कब लगेगी, जब 147 का केस ओपन हुआ उस टाइम पे जाके पेनल्टी लगेगी। तो इस कारण ये अलग अलग निकलती है, ये सब पेनल्टी अलग अलग निकलती है। लास्ट एक केस हो रहा है इसमें, लॉस रिड्यूस्ड और कन्वर्टेड इनटू इनकम। आपने जो लॉस बताया था उसको एओ ने कम कर दिया या इनकम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे भी क्या माना जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा। तो ऐसे केस में आप अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। आरओआई मान लो, आरओआई में आपने इनकम नहीं बताई थी, आपने लॉस बताया था 10 लाख का, इसको कैरी फॉरवर्ड किया था आपने 10 लाख के लॉस को बता के। उसके बाद 143(1) में आपका लॉस हो गया 8 लाख का, 143(1) में आपका लॉस हो गया 8 लाख का, 143(1) प्रोसेसिंग हुई, आपका लॉस 2 लाख से कम हो गया। फिर 143(3) आपका स्क्रूटनी हुआ, असेसमेंट हुआ, आपका एओ ने असेसमेंट किया और इसने लॉस कर दिया मान लो 5 लाख का। तो जो 10 लाख से 8 लाख का लॉस हुआ है, 2 लाख का लॉस कम हुआ है, ये अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा क्या, ये नहीं माना जाएगा। 143(1) में जो लॉस कम हुआ है ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन 8 लाख से 5 लाख ये लॉस हुआ है, 8 लाख से 5 लाख, 8 लाख का लॉस 143(1) के अकॉर्डिंग था, एओ ने कितना कर दिया, उसको 5 लाख कर दिया, यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग मान लिया जाएगा। और अंडर रिपोर्टिंग कितनी मानी जाएगी, असेस लॉस, एओ ने कितना लॉस असेस किया था, 5 लाख का लॉस असेस किया था, नेगेटिव में 5 लाख का लॉस असेस किया था, माइनस 143(1) के अकॉर्डिंग लॉस कितना था, 8 लाख का था, माइनस का था, नेगेटिव था ना 8 लाख, तो नेगेटिव लिख दिया, तो कितना आ गई अंडर रिपोर्टिंग, 8 लाख पॉजिटिव हो गया, 5 लाख नेगेटिव वाली फिगर हो गई, ये हो गया आपका 3 लाख, ये आ जाएगी आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम। 8 लाख के लॉस को एओ ने 5 लाख कर दिया, 3 लाख से आपने क्या किया, अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट करी, ये माना जाएगा। 8 लाख को 5 लाख कर दिया तो 3 लाख से आपने इनकम अंडर रिपोर्ट करी, ये आ जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये आ जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये आ जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब टैक्स कैसे निकालोगे अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, जैसे ऊपर निकालते थे पहले टैक्स ऑन असेसमेंट माइनस टैक्स ऑन 143(1), ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो अंडर रिपोर्टेड इनकम आई है आपकी, इसको ऐसा मानो कि ये टोटल इनकम है और इसी पे टैक्स निकाल दो आप। जो 3 लाख आया ना आपका, इसी 3 लाख पे टैक्स निकाल दो आप, तो डायरेक्ट कंपनी के केस में जैसे 30% रेट है, आप 3 लाख पे 30% लगा दो। तो जो आपकी यूआरआई आई है, जो आपकी यूआरआई आई है, जो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम आई है, इसी को आप टोटल इनकम मानो और इसी पे टैक्स निकाल दो आप। तो यही क्या आ जाएगा, टैक्स ऑन यूआरआई, यही क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन यूआरआई। तो लॉस के केस में तो और भी सिंपल काम है, आपको नहीं करना कि टैक्स ऑन असेस इनकम माइनस टैक्स ऑन 143, ऐसा नहीं करना। जो आपकी यूआरआई आई है उसी को क्या मान लो आप, तो उसी को टोटल इनकम मान लो, उसी पे टैक्स निकाल दो, वो हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई, वो हो जाएगा टैक्स ऑन यूआरआई। तो इस तरह से इस वाले केस में टैक्स निकलता है। अब इस केस में मान लो एओ ने 5 लाख के लॉस के बजाय आपका क्या कर दिया, उसने कर दिया आपका 4 लाख की इनकम निकाल दी। आपने 10 लाख का लॉस बताया था, 143(1) में लॉस हो गया 8 लाख का, और एओ ने क्या कर दिया असेसमेंट में, उस लॉस को इनकम में कन्वर्ट कर दिया, 4 लाख की इनकम निकाल दी। अब बताओ यूआरआई कितनी आएगी, यूआरआई कितनी आएगी, 8 लाख का तो लॉस कम किया, 8 लाख तो वो हो गए, और 4 लाख इनकम की बढ़ा दिए, तो कितनी हो जाएगी यूआरआई, बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 लाख, 12 लाख की यूआरआई हो जाएगी, 12 लाख की यूआरआई हो जाएगी। 8 लाख तो लॉस कम हो गया और 4 लाख की इनकम और निकाल दी, तो 12 लाख हो गई ना। और अगर आपको ऐसे नहीं निकलता तो फॉर्मूले में डाल के निकाल लो। फॉर्मूले में कैसे डालोगे, असेस इनकम 4 लाख कर दी उसने, और लॉस एज पर 143(1) कितना था, 8 लाख का नेगेटिव लॉस था आपका, तो इसको ओपन कर दोगे तो 4 लाख प्लस 8 लाख 12 लाख, अपने आप ही क्या हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से अगर लॉस को एओ कम कर देता है या इनकम में कन्वर्ट कर देता है तो वो भी क्या होती है, अंडर रिपोर्टिंग, वो भी क्या होती है, अंडर रिपोर्टिंग। उसके केस में भी क्या लगती है, आपकी पेनल्टी लगती है। अब कुछ केस दे रखे हैं नीचे जिसमें अंडर रिपोर्टिंग को
मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने जो अंडर रिपोर्टिंग करी है वो मिस रिपोर्टिंग करके करी है। ऐसे 6 केस दे रखे, 6 केस क्या क्या दे रखे, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब मान लो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था 112, मतलब लैंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20% की रेट से टैक्सेबल था 112 में, आपने उसको दिखा दिया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला दिखा दिया आपने। 112 का था, आपने 112A का दिखा दिया। 112 का 20% लगती है, 112A में क्या होता है 1 लाख तक एग्जाम्ड होता है और 1 लाख से ऊपर 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। आपने ऐसा फर्जीवाड़ा किया तो ये क्या मानी जाएगी, मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। दूसरा, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट थे, आपने बैंक में एफडी करवा रखी थी या तो या आपने किसी कंपनी के डिबेंचर वगैरह ले रखे थे, बोर्ड्स वगैरह ले रखे थे, उन इन्वेस्टमेंट को आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। बुक्स में क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड मिलता है, तो बुक्स पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे थे ताकि इनकम बुक्स में ना आ पाए। तो ऐसा फर्जीवाड़ा कर रखा था, क्या मानी जाएगी, मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। तीसरा, आपने किसी खर्चे का डिडक्शन ले लिया, किसी खर्चे का या जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है उनका डिडक्शन ले लिया और कोई एविडेंस ही नहीं है उसका। जैसे मान लो आपने डोनेशन पे किया, डोनेशन का डिडक्शन ले लिया ऐसे ही, और डोनेशन देने का कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। या मान लो आपने LIC प्रीमियम का ATC का डिडक्शन ले लिया लेकिन उसका एविडेंस ही नहीं है, कोई रिसीट वगैरह कुछ है ही नहीं, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या मानी जाएगी, मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। चौथा पॉइंट है, आपने बुक्स में फॉल्स एंट्री रिकॉर्ड करी। फॉल्स एंट्री मतलब आपने फर्जी बिल रिकॉर्ड कर लिए, बोगस बिल, बोगस एक्सपेंडिचर आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए। एक ही खर्चे को 5 बार दिखा दिया, फर्जी बिल आपने रिकॉर्ड किया। या मान लो पर्सनल खर्चे को बिजनेस के खर्चे से दिखाया आपने, आप पर्सनल ट्रैवलिंग पे गए थे, फॉरेन टूर किया था आपने 10 लाख का, और 10 लाख को बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसे फालतू काम करोगे तो मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। इसके बाद दे रखा है, आप कोई रिसीट है, आपको मान लो इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो रही है, डिविडेंड वगैरह की इनकम हो रही है, जो आप बुक्स में दिखाते नहीं हो, जो टैक्सेबल है वो बुक्स में नहीं दिखा रहे आप, तो क्या मानी जाएगी, मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। लास्ट, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आएगा, तो क्या मानी जाएगी, मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। इन 6 केस में क्या बन जाएगी, अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग बन जाएगी, और पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 50 की जगह 200% हो जाएगी। अब देखते हैं अपन अदर पेनल्टी। 270A की पेनल्टी तो अपने देख लिया, अदर पेनल्टी देख लेते हैं। अदर पेनल्टी से क्वेश्चन काफ़ी कम आता है, मतलब 8-10 अटेम्प्ट में कभी कभी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। अदर पेनल्टी देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 221 की पेनल्टी बता रखी है। 221 की पेनल्टी अपन ने पहले भी देखी है, मैंने पहले भी बताई थी आपको। मान लो आप टैक्स, TDS, TCS डिमांड वगैरह जो बन रही है आपके पास डिमांड नोटिस आ गया, उसके डिमांड नोटिस आने के 30 डेज बाद भी पे नहीं करते, क्योंकि डिमांड नोटिस आने के 30 डेज में पे करना होता है आपको, लेकिन 30 डेज बाद भी पे नहीं करते, आप बिल्कुल निकम्मे हो, 30 डेज बाद भी पे नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में AO के पास पावर है कि जितना आपका टैक्स ड्यू है, जितना भी टैक्स आपका एरियर में, उतने अमाउंट की वो पेनल्टी लगा सकते हैं। जैसे आपको 50 लाख का टैक्स ड्यू है, 50 लाख की वो पेनल्टी लगा सकता है। कहाँ पे, 221 में 50 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर ठोक सकता है वो AO यहाँ पे। दूसरा 271A 44AA एक सेक्शन पढ़ा था अपने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस का। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी, लेकिन आपने मेंटेन नहीं करके रखी। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी, आपने नहीं कर रखी, 25,000 रुपये की आपकी पेनल्टी लगाएगी। 25,000 रुपये की पेनल्टी आपकी लग जाएगी। 25,000 की पेनल्टी AO आपके ऊपर लगा सकता है। इसके बाद रखा है 271AAB सर्च वाला केस। सर्च में मान लो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है। सर्च होती है आपके, और आपके पास मनी, बुलियन, ज्वेलरी वगैरह या अदर वैल्यूबल आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं आपके ऊपर, अनडिस्क्लोज है। कैसे अनडिस्क्लोज इनकम आपकी मिलती है वहाँ पे, तो उस अनडिस्क्लोज इनकम पे पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे कितनी लगेगी, 30% या 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। टैक्स की पेनल्टी नहीं है ये, उस इनकम की लगेगी कितनी, 30% या 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। 30% या 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। अब 4 केस ऐसे, 4 कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, 4 कंडीशन, तो 30% लगेगी, नहीं तो 60 लगेगी। अब 4 कंडीशन क्या क्या है, देखो जब सर्च होती है ना, तो जिस पर्सन की सर्च होती है, जैसे मिस्टर ए की सर्च हुई, तो मिस्टर ए को अलग कमरे में बैठा के, मिस्टर ए की वाइफ को या मिस्टर ए के बच्चे वगैरह सबको अलग कमरे में बैठा के उनसे स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे CBI करती है ना इंक्वायरी, सेम टू सेम वैसा वेरिफिकेशन होता है। उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाते हैं और उनको फंसाया जाता है। और जब स्टेटमेंट लिए जाते हैं, अगर वो पर्सन उस स्टेटमेंट में ये एडमिट कर लेता है कि ये उसकी इनकम जो है वो अनडिस्क्लोज इनकम है, मतलब चोरी की इनकम है, 2 नंबर की इनकम है, अगर वो एडमिट कर लेता है, पहली बात तो जब वो स्टेटमेंट लिए जाते हैं उसमें एडमिट कर लेता है। दूसरा, वो मैनर बता देता है कि उसने ये इनकम कैसे कमाई है, कैसे कमाई है। देखो जब सर्च होती है ना, तो जो असेसी डरता है वो सब चीज़ें बता देता है तब की तब, क्योंकि जब उससे स्टेटमेंट लिए जाते हैं, पुलिस की तरह वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वो सब चीज़ें एडमिट कर लेता है, हाँ ये मेरी चोरी की इनकम है, ये मैंने ऐसे ऐसे कमाई है। तो अगर असेसी एडमिट कर लेता है, असेसी मैनर बता देता है कि उसने चोरी की इनकम कैसे कमाई है। तीसरा, उस इनकम पे जो टैक्स बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो पे कर देता है, टैक्स इंटरेस्ट पे कर देता है, और अपनी ROI ड्यू डेट से फाइल कर देता है, अपनी ROI ड्यू डेट से फाइल कर देता है। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई, 30% की पेनल्टी लगेगी। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो 60% की पेनल्टी लगेगी, 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। अब मान लो पेनल्टी आपकी यहाँ लग गई, तो 270 वाली पेनल्टी लगेगी क्या, क्योंकि ये अंडर रिपोर्टिंग भी हुई है, तो 270 की पेनल्टी लगेगी क्या, हाँ 270 वाली पेनल्टी नहीं लगेगी आपकी, नहीं तो डबल हो जाएगी पेनल्टी। तो अगर पेनल्टी आपकी 271AAB में लग जाती है, मतलब अगर आपकी पेनल्टी अनडिस्क्लोज इनकम पे लगती है जो सर्च में मिलती है, तो उस अनडिस्क्लोज इनकम पे 270A में पेनल्टी नहीं लगती। 270A की जो अंडर रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी है ना, वो 270A की नहीं लगती।
अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग वाली पेनल्टी वो नहीं लगती उसमें। आगे दे रखा है 271A अपन ने सेक्शन 1 जो चैप्टर 1 था अपना बेसिक कंसेप्ट का, उसमें देखे थे अपन ने कुछ काली कमाई, इंडिया की ब्लैक मनी देखी थी अपन ने, अनअकाउंटेड इनकम, सेक्शन 68 से लेकर के 69D की, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई इनकम आपकी मिलती है तो ऐसी इनकम पे क्या होगा, आपको वहाँ पे 78% की रेट से, सेक्शन 115 BBE में आपको 78% की रेट से टैक्स देना पड़ता था, 78% की रेट से टैक्स देना पड़ता था। तो 78% तो आपका टैक्स लग गया, साथ में जितना टैक्स बना आपका उसका 10% की पेनल्टी और देनी पड़ेगी। जैसे 10 लाख की आपकी ऐसी इनकम पकड़ी गई, 10 लाख की इनकम पे 7,80,000 रुपये तो टैक्स बन गया, और 7,80,000 का 10% कर दो, 78,000 का आपको पेनल्टी और देनी पड़ेगी। 78,000 की पेनल्टी भी लगेगी, 78% टैक्स लगेगा और 10% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ बोल रखा है कि अगर आप उस इनकम को अपने ROI में दिखा देते हो और उस पर जितना टैक्स बनता है, टैक्स कितना बनता है 78% टैक्स पे कर देते हो और ROI में दिखा देते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी, ये 10% की पेनल्टी से आप बच जाओगे। और इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, अगर आपकी पेनल्टी 271A में लग रही है, अनअकाउंटेड इनकम में जो पेनल्टी लग रही है उस पर 270A की पेनल्टी नहीं लगती। अगर एसएससी पे आप 270A की पेनल्टी भी लगा दोगे तो एसएससी तो बर्बाद हो जाएगा, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा तो उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, उससे डबल तो उसको टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि 78% तो यहाँ टैक्स देना पड़ता है, 10% यहाँ पेनल्टी देनी पड़ती है, तो इतना पैसा तो उसका वैसे ही चला गया। तो इन्होंने बोला कि 270A की पेनल्टी ऐसे केस में नहीं लगती। अगला दे रखा है 271AAD, ये नया सेक्शन आया है। नया सेक्शन क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन अपनी बुक्स में फॉल्स एंट्री करता है या किसी एंट्री का ओमिशन करता है अपने टैक्स को कम करने के लिए, फॉल्स एंट्री मतलब 5,000 रुपये का खर्चा उसको 50,000 का दिखाता है, 5,000 के खर्चे को 50,000 का दिखाता है, या मान लो पर्सनल खर्चा उसको बुक्स में रिकॉर्ड करता है, फॉल्स एंट्री करता है इनकम को कम करने के लिए, या कोई ऐसी एंट्री थी इसको ओमिट कर देता है इनकम को कम करने के लिए, जैसे उसको इंटरेस्ट की इनकम हुई थी वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करता वो, तो फॉल्स एंट्री करता है या एंट्री को ओमिट कर देता है, ऐसे केस में उस पर्सन पे पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी, जितने अमाउंट की फॉल्स एंट्री करी या जितने अमाउंट की एंट्री उसने ओमिट करी, जितने अमाउंट की फॉल्स एंट्री करी या जितने अमाउंट की एंट्री उसने ओमिट करी उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। और इसमें एक केस स्पेशल चीज़ और है, ये पेनल्टी उस पर्सन को तो लगेगी जिसने करी है, साथ में मान लो उस पर्सन का CA है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस पर्सन का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसको उकसाता है, फॉल्स एंट्री करने के लिए उकसाता है कि तू फॉल्स एंट्री कर, कुछ नहीं होगा, तू पर्सनल खर्चे को बिजनेस में डाल, कुछ नहीं होगा, तू 5,000 की एंट्री को 50,000 दिखा, कुछ नहीं होगा, या तू ये इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड ही मत कर, कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी, उस पर्सन के ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी जो उसको उकसाता है। तो अगर मान लो CA है वो अपने क्लाइंट को ऐसा करने के लिए उकसाता है, ऐसा करवाता है अपने क्लाइंट से कि तू फॉल्स एंट्री कर, तू ये एंट्री रिकॉर्ड मत कर, तो अगर CA ऐसा काम करवाता है तो CA को भी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी यहाँ पे। ये एक स्पेशल चीज़ आई है इसमें 271AAD। अगला 271B ये क्या बोलता है, आपको 44AB में टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। मान लो आपको टैक्स ऑडिट करवानी थी, आपने करवाई नहीं, या आपने ड्यू डेट जो दे रखी है 44AB में तब तक आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं करी, तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका जो भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है, जो भी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट है उसका 0.5% की रेट से पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.50 लाख, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1.50 लाख तक हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखी है, मान लो आप बुक्स मेंटेन नहीं करते, बुक्स मेंटेन नहीं करके रखते, आपको बुक्स मेंटेन करनी थी, आपको ऑडिट करवानी थी, आपने बुक्स मेंटेन ही नहीं करी, बुक्स मेंटेन नहीं करी तो देखो ऊपर पेनल्टी लग जाएगी आपको 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन ये वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। जब बुक्स मेंटेन ही नहीं करी तो ऑडिट कैसे करवाओगे, जब बुक्स ही मेंटेन नहीं करी तो ऑडिट कैसे करवाओगे। तो ऐसे केस में 271A वाली 25,000 की तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन 271 वाली B वाली पेनल्टी नहीं लगेगी, ये वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। अगला 2 केस अपन देख रहे हैं, या तो आप TDS नहीं काटते या TCS कलेक्ट नहीं करते, या तो TDS नहीं काटते या TCS कलेक्ट नहीं करते। तो ऐसे केस में जितने अमाउंट का TDS नहीं काटा या जितने अमाउंट का TCS कलेक्ट नहीं किया उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। और ये पेनल्टी कौन लगा सकता है, जॉइंट कमिश्नर, असेसिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ा भाई होता है ना, असेसिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ा भाई होता है वो लगा सकता है ये वाली पेनल्टी। इसके बाद ये रखा है, अगर आप 269SS, एक सेक्शन है 269SS, अगर आप लोन लेते हो या एडवांस वगैरह लेते हो या डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करते हो और 20,000 से ज़्यादा का कर रहे हो, 20,000 या 20,000 से ज़्यादा का कर रहे हो तो आपको अदर देन कैश करना चाहिए उस सेक्शन में। अगर नहीं करते ऐसा तो उस सेक्शन का वायलेशन हो जाएगा। तो आपने 269SS का वायलेशन किया तो जितने अमाउंट का आपने लोन वगैरह लिया था या डिपॉजिट लिया था उतने अमाउंट की आपको पेनल्टी लग जाएगी। इसके बाद रखा 269ST। 269ST क्या बोलते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो और उसमें आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। कोई ट्रांजेक्शन किया आपने तो उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग या सिंगल डे में किसी पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप 269ST का वायलेशन करते हो तो जितनी अमाउंट आपने रिसीव करी है उतने अमाउंट की क्या लग जाएगी, आपके पेनल्टी लग जाएगी। एक 269T सेक्शन है, अगर आप लोन एडवांस डिपॉजिट का रिपेमेंट करते हो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा करते हो तो आपको कैश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैश में किया तो 269T का वायलेशन हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लग जाएगी, जितने भी अमाउंट का आपने लोन डिपॉजिट एडवांस वगैरह का रिपेमेंट किया उतने अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। ये सारी पेनल्टी कौन लगाता है, जॉइंट कमिश्नर लगा सकता है, 269D वाली भी, DA वाली भी और E वाली भी। इसके बाद रखा था 271FA।
ऐसे क्या था, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट फर्निश नहीं करते, 285B में बता रखा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन बता रखे हैं जिनकी आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, काफ़ी सारे स्पेशल ट्रांजेक्शन बता रखे हैं जिसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। रिपोर्टिंग कब तक करनी होती है, जैसे मान लो आपने 2021 प्रीवियस ईयर 2021 में ट्रांजेक्शन किए, तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 उसके 31 मई तक, तो 31 मई 21 तक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। 2021 की रिपोर्टिंग कब तक करनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की 31 मई तक करनी पड़ती है। अगर आप वो फर्निश नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी आपको, कितनी लगेगी, 500 पर डे टिल पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिस। आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस में जो डेट दे रखी है कि इस दिन तक आप फर्निश करो, उस दिन तक तो पेनल्टी लगेगी 500 पर डे, और उसके बाद जो पेनल्टी लगेगी कितनी लगेगी, 1000 पर डे, उसके बाद 1000 पर डे लगेगी। इसके बाद दे रखा है आपने फर्निश तो कर दिया लेकिन आपने उसमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, या कुछ ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिए फर्निश करने से। आपने 5 ट्रांजैक्शन करे थे, आपने 4 ही फर्निश करे, 1 ट्रांजैक्शन छोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे इनएक्यूरेट फर्निश किया आपने। इनएक्यूरेट फर्निश करते हो आप तो 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रिपोर्टेबल अकाउंट जो 285B सेक्शन में बता रखा है मिसलेनियस प्रोविजन में, तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी, 50,000 की आपकी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, अगर आप उस इनएक्यूरेसी के बारे में, जो आपने गलती करी है, उस गलती के बारे में डिपार्टमेंट वालों को 10 डेज के अंदर बता देते हो, अगर आपने उस गलती के बारे में डिपार्टमेंट वालों को 10 डेज के अंदर बता दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। 10 डेज में बता दिया तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी 271FAA की। फिर दे रखा है 271J, मान लो कोई CA या मर्चेंट बैंक का रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, वो कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट फर्निश कर रहा है, कोई भी रिपोर्ट है, स्टॉक सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कोई भी है उसकी, वो फर्निश कर रहा है और उसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है, वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है तो 10,000 रुपीज़ की क्या लग जाएगी, उसकी पेनल्टी लग जाएगी। फिर देखा था 272A, इसमें 5 केस कवर्ड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपने उनका आंसर नहीं दिया। दूसरा, आपने स्टेटमेंट साइन नहीं किया प्रोसीडिंग्स में। तीसरा, आपको समन इशू किया गया था 131 में, उसका आपने कंप्लाई नहीं किया। चौथा पॉइंट है, आपने 142(1) का नोटिस कंप्लाई नहीं किया, या 143(2) का नोटिस जो स्क्रूटनी वाला नोटिस आता है वो कंप्लाई नहीं किया। 142(1) वाला कौन सा होता है, RBI वाला, रिटर्न बुक्स इन्फॉर्मेशन वाला, वो कंप्लाई नहीं किया, या 143(2) का कंप्लाई नहीं किया, या आपने स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन जो मिली थी आपको 142(2) की, उसको कंप्लाई नहीं किया। ये 5 मिस्टेक करी। क्या क्या, इनकम टैक्स वालों ने सर्च के दौरान या सर्वे के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, वो उन्होंने आपके स्टेटमेंट लिए, आपसे साइन करवाना चाहते हो, आप अपनी अकेडमी में, आपने मना कर दिया साइन करने से। तीसरा, समन इशू किया उन्होंने, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, उसको कंप्लाई नहीं किया। चौथा दिया, आपको नोटिस मिला 142(1) का या 143(2) का, उसको कंप्लाई नहीं किया। और 5वां पॉइंट है, आपको स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन मिली, उसको कंप्लाई नहीं किया। तो अगर ये मिस्टेक करते हो तो आपको इन डिफॉल्ट के लिए 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डिफॉल्ट आपको पेनल्टी लग जाएगी 272A1 में। फिर 272A2 में पेनल्टी दे रखी है 2। 140 एक सेक्शन पढ़ा था मैंने 133 में क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंट वाले चाहे तो किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं जो भी यूजफुल होती है, किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं जो भी यूजफुल होती है। तो आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवाई, मान लो उन्होंने आपको 20 दिन का टाइम दिया, आपने 20 दिन में इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, तो 21वें दिन से 100 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। 100 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी, जब तक आप इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करोगे तब तक लगेगी। और दूसरा एक सेक्शन पढ़ा था मैंने 139(4)A और 139(4)C। 139(4)A पढ़ा था ट्रस्ट की रिटर्न ऑफ इनकम। अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम सेक्शन 11 का एग्जामिशन देने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको ROI फाइल करनी पड़ती है अप टू ड्यू डेट। अगर ट्रस्ट अप टू ड्यू डेट तक ROI फाइल नहीं करता तो उसके बाद से उसको 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी और देनी पड़ेगी। एक 139(4)C पढ़ा था कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में जो सेक्शन 10 में कवर्ड है। तो उनकी अगर इनकम सेक्शन 10 का एग्जामिशन लेने से पहले टोटल इनकम उनकी सेक्शन 10 का एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अप टू ड्यू डेट। उन्होंने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो उनको 100 पर डे की देनी पड़ेगी, पेनल्टी और देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फीस भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट फीस तो देना ही पड़ेगा, साथ में 100 पर डे की पेनल्टी और लगेगी इन 2 केस में। फिर दे रखा है आपने देखा था सेक्शन 139 है, आपको काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन में पैन कोड करना पड़ता है। काफ़ी सारे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन दे रखे थे जहां आपको पैन कोड करना पड़ता है, लेकिन मान लो आपने पैन कोड ही नहीं करा, या आपने रॉन्ग पैन कोड कर दिया, आपको खुद का पैन कोड करना था, आपने किसी और का पैन कोड कर दिया, तो फॉल्स पैन कोड कर दिया या पैन कोड ही नहीं करा, ऐसे केस में आपको 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है, 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। ये था पेनल्टी वाला केस। अब आ जाते हैं अपन प्रोसिक्यूशन में। प्रोसिक्यूशन में आ जाते हैं हम, जेल कब कब होगी आपको, अगर आप कुछ ऑफेंस बता रखे हैं, अगर इनकम टैक्स में ये ऑफेंस करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। और जेल भी कैसे होगी, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी। रिगोरस मतलब आपको वहाँ चक्की पिसवाई जाएगी, आपसे वहाँ काम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ खाली बैठे बैठे आपको दाल रोटी मिलेंगी, वहाँ आपसे काम करवाया जाएगा, वहाँ आपसे मजदूरी करवाई जाएगी। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी इनकम टैक्स में। अब कब कब होगी वो देख रखा है। सबसे पहले आपकी सर्च हुई, 132 की सर्च हुई, तो ऑथराइज ऑफिसर आपके सर्च करने आया। अब वो आपकी बुक्स चेक करना चाहता है, लेकिन आपने बुक्स चेक करने के लिए उसको नेसेसरी फैसिलिटी नहीं दी। नेसेसरी फैसिलिटी मतलब आपकी बुक्स मान लो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कंप्यूटर में है, आपने कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं बताया उसको,
तो ऐसे केस में आपको जेल जानी पड़ सकती है कितनी, अप टू 2 ईयर्स प्लस फाइन, अप टू 2 ईयर्स तक की जेल जानी पड़ सकती है, प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। दूसरा, आपने TDS काट के और TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, TDS काट लिया और TCS कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। देखो TCS काटते ही नहीं हो तो ऊपर पेनल्टी लग जाती है आपकी, लेकिन TCS काट लेते हो आप लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते तो इसको चोरी मानी जाती है। TDS काट लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, TCS कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया आपने, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। कितने मंथ की जेल होगी, मिनिमम 3 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 7 ईयर, 3 मंथ से लेकर के 7 ईयर तक की जेल हो सकती होगी और फाइन भी लगेगा। अब आप बोलोगे फाइन क्या होता है, देखो फाइन अलग चीज़ होती है, पेनल्टी अलग चीज़ होती है, फाइन अलग चीज़ होती है। फाइन कोर्ट लगाता है, कोर्ट अपनी इच्छा से फाइन लगाता है, तो फाइन कोर्ट लगाता है, तो फाइन अलग चीज़ होती है, पेनल्टी अलग चीज़ होती है और फाइन अलग चीज़ होती है। ऐसा मत सोचना फाइन और पेनल्टी एक ही चीज़ होती है। तो इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, टैक्स अलग चीज़ होती है, फीस अलग चीज़ होती है, पेनल्टी अलग चीज़ होती है और फाइन अलग चीज़ होती है। इसके बाद ये रखा अगला 276C, ये फालतू है। ये बोलता है अगर आप जानबूझ के टैक्स का पेमेंट को, टैक्स की पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह को इवेट करते हो, अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हो, जानबूझ के अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हो, मतलब मिस रिपोर्टिंग करते हो, या तो या मान लो आपके पास डिमांड नोटिस आ गया, आप पेमेंट नहीं कर रहे जानबूझ के, आप 30 डेज में पेमेंट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। अगर आपका टैक्स 25 लाख से ज़्यादा बनता है, तो 6 महीने से 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लगेगा। और अगर अदर केस है तो 3 महीने से लेकर के 2 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लगेगा। अगला सेक्शन था, अगर आप जानबूझ के विलफुल आप रिटर्न फाइल नहीं करते अप टू ड्यू डेट तक, जानबूझ के आप रिटर्न फाइल नहीं करते अप टू ड्यू डेट तक, आपको रिटर्न फाइल करनी थी, कंपलसरी थी, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी जानबूझ के, तो 276C में आपको जेल हो सकती है। अगर टैक्स जो आपका बनता है वो 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, कितना बन रहा था, 25 लाख से ज़्यादा बन रहा था, तो 6 महीने से 7 साल की जेल होगी, प्लस फाइन भी लगेगा। और अदर केस है मतलब 25 लाख या 25 लाख से कम बन रहा टैक्स, तो 3 महीने से 2 साल की जेल होगी, प्लस फाइन भी लगेगा। इसके बाद ये रखा है, मान लो कोई पर्सन है अदर देन कंपनी, अगर उसका टैक्स जो बन रहा है आफ्टर डिडक्टिंग TDS, TCS, एडवांस टैक्स वगैरह सब लेस करने के बाद जो उसका फाइनल टैक्स ड्यू बन रहा है वो अप टू 10,000 तक है, तो यहाँ जेल नहीं होगी। 10,000 तक है तो जेल नहीं होगी, लेकिन कंपनी के केस में हो जाएगी जेल। कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है, कंपनी के अलावा अदर पर्सन है और टैक्स ड्यू जो बन रहा है वो अप टू ₹10,000 तक है, कितना, अप टू 10,000 तक है, तो यहाँ जेल नहीं होगी। पहले 10,000 की लिमिट होती थी 3,000, लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 से लिमिट कितनी हो गई, असेसमेंट ईयर 2021 से 10,000 हो गई। असेसमेंट ईयर 2021 से पहले जो थी वो 3,000 थी इसमें। फिर आगे दे रखा है, अगर आप 142(1) की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करते, 142(1) कौन सा था, RBI रिटर्न बुक्स इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं डिपार्टमेंट वाले, आप फर्निश नहीं करते, या 142A कौन सा था, स्पेशल ऑडिट, तो इनकी रिक्वायरमेंट को आप कंप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, आपके रेट डाली जा सकती है। इसके अलावा अपन ने देखा था ऊपर पेनल्टी लग जाती है आपके ऊपर, और ऊपर से ऊपर आपको जेल ले जाना पड़ेगा। जेल कितना, मैक्सिमम 1 ईयर की आपको जेल हो सकती है और प्लस फाइन भी देना पड़ जाएगा आपको। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है अगर आप 142(1) के नोटिस को कंप्लाई नहीं करते। 142(1) वाला नोटिस सबसे खतरनाक होता है, उसको अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको दिक्कतें हो सकती। अब आगे आते हैं अपन, जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल ने ऑफेंस किया तो वो इंडिविजुअल जेल जाएगा, लेकिन मान लो कंपनी ने ऑफेंस किया या फर्म ने ऑफेंस किया, आप जेल में किसको बंद करोगे, कंपनी को थोड़ी बंद करोगे या फर्म को थोड़ी बंद करोगे, तो किसको बंद करोगे जेल में, तो ये बता रखा है यहाँ पे। तो कंपनी के केस में कौन जेल में जाएगा, कंपनी के केस में किसको गिल्टी माना जाएगा, जो कंपनी का पर्सन इंचार्ज है, कंपनी का जो पर्सन इंचार्ज है वो कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर और कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का पर्सन इंचार्ज, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। फर्म के केस में फर्म के पार्टनर, AOPBY के केस में AOPBY के मेंबर, HUF के केस में या तो करता या HUF के मेंबर, ये सब जेल में जाने लायक माने जाएंगे और इनको गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन मान लो इनमें से कोई इंडिविजुअल ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, या उस ऑफेंस को रोकने के लिए उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज किया पूरा का पूरा, मतलब पूरा परिश्रम लगाया उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाया, तो ऐसे केस में वो पर्सन जेल जाने से बच जाएगा। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल क्या प्रूव कर देता है, ये ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने पूरा ड्यू डिलीजेंस फॉलो किया उसको रोकने के लिए, तो वो पनिशमेंट से बच जाएगा। ऐसा इंडिविजुअल उसको जेल जाने से रोका जा सकेगा। जैसे मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर है, मिस्टर A, B, C। ए ये प्रूव कर देता है, पार्टनर ए क्या प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ है ना वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, या उसको ऑफेंस का पता तो था लेकिन उसने पूरा ड्यू डिलीजेंस लगा दिया उसको रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाया, तो ऐसे केस में वो जेल जाने से बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑफेंस के केस में प्रोसिक्यूशन होगा। अगर कोई अदर पर्सन है तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल को ले जाएंगे, लेकिन इन लोगों के केस में जो लोग दे रखे हैं इनको जेल में ले जाया जाएगा। तो ये थे अपने 3 चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर लिए, अपील्स रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन और पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। और अब अपना लास्ट एक मिसलेनियस चैप्टर बचा हुआ DT वाले पार्ट में, फिर इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना। इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट के अपन देख के उसके रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।